सिम्टम्स क्या है लंग कैंसर के? एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन। यस, एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। फिर असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने देखे थे, किसी को भी लंग कैंसर होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स? dyspnea, wheezing sound, यस। coughing, ओके। hoarseness, हम्म। फिर weight loss, वेट लॉस होगा, यस। एनोरेक्सिया, वेट लॉस। anorexia, हाँ। weakness, ओके। affected side breath sound diminished type से। यस, जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर ब्रीथ साउंड डिमिनिश्ड हो जाएंगे या तो कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे ये जो सारे रेस्पिरेटरी चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ओके। देन हाइपोक्सिया, जब कोई पर्सन को लंबे टाइम से हाइपोक्सिया होता है तो एक मेन साइन देखने को मिलती है। व्हाट इज दैट? clubbing on यस, fingers, क्लब्ड फिंगर नेल्स या क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स हमें देखने को मिलता है, जो यू दैट यू कैन सी इन दिस इमेज। फिर और क्या चीजें हो सकती है लंग कैंसर में? blood in cum, ब्लड इन स्पूटम, तो हिमोप्टिसिस भी हो सकता है, या तो फ्लूरेंट स्पूटम भी हो सकता है, एंड चेस्ट पेन होगा। हमें इंटरवेंशन क्या करनी है? थ्री मेन इंटरवेंशन है। व्हाट इज दैट? रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरापी एंड सर्जरी। बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देंगे। कौन से सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? चलो, क्या क्या कर सकते हो आप पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रिलेटेड? व्हाट वी कैन डू? सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो आप? अदर देन कीमो रेडिएशन, पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस उसको सोने दोगे। vital sign monitoring करी सके। यस, वाइटल साइंस चेक करेंगे। फिर according symptoms of hypoxic dyspnea है तो oxygenation provide करी यस। सके। हाँ। फिर proper position, कौन सी पोजीशन? high followers, हाई फाउलर्स, यस। देन immunity boost करी सकते हैं मैम immunosuppression। यस, इम्यूनो सप्रेसेंस नहीं दे सकते। એમને immunosuppression હોય તો immunity આપણે boost કરી हाँ। શકીએ। यस, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं हम, इम्यूनोथेरापी दे सकते हैं। फिर पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक देंगे। फिर कैंसर की वजह से, वो ट्यूमर की वजह से एबनॉर्मल जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, सो एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन होता रहेगा प्लूरल स्पेसेस में बार बार। सो प्लूरल इफ्यूजन करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक कि प्लूरल इफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो करना पड़ेगा। प्लूरल थोरेकोसेंटेसिस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। ब्रीथिंग टेक्निक्स हम सिखा सकते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। वो जो वीजिंग साउंड हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे का, तो उसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। फिर जो एडिमा एंड इंफ्लामेशन हो गया है ड्यू टू दैट ट्यूमर, इंफ्लामेटरी रिएक्शन होगा एंड ड्यू टू दैट इंफ्लामेशन होगा, एडिमा होगा, तो उसके लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा डाइट देना है, बिकॉज पेशेंट एनोरेक्सिक है, वेट लॉस हो रहा है, तो डाइट अच्छा देंगे। पेशेंट को वॉकिंग, मोबिलाइजेशन, एम्बुलेशन करवाना है, बट कितना करवाओगे कि जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके। ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को चलवाने के चक्कर में पेशेंट ज्यादा हाइपोक्सिक हो गया। वी डोंट वांट दैट। सो जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके वो सब करना है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, वी नो। फिर अब आई बात सर्जरी की, तो सर्जरी कितने टाइप्स की कर सकते हैं हम? कितने सर्जरीज कर सकते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हम पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। विच आर दे? लोबेक्टोमी करी सकते। यस, लोबेक्टोमी, कोई भी लंग्स की सर्जरी करते हैं, कोई भी रिमूवल वाली करते हैं, बट उसके पहले ओपनिंग करना पड़ेगा।
तो पूरा नाम ऐसा ही होगा। तो लोबेक्टोमी से मतलब आपको पता चल गया कि वी आर रिमूविंग द लोब, बट लोबेक्टोमी करेंगे कैसे? वी हैव टू डू थोरैकोटोमी, वी हैव टू मेक एन इंसिजन इनटू द थोरेसिक कैविटी, स्टर्नम और वो सब ओपन करके वी हैव टू डू दिस। तो थोरैकोटोमी तो करना ही होगा, फिर हम करेंगे लोबेक्टोमी। अगर एग्जाम में सिर्फ लोबेक्टोमी लिखा है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। देन और कौन सी सर्जरी कर सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन हो तो thoracentesis. यस, प्लूरल इफ्यूजन है तो थोरेसेंटेसिस, या उसको बोलेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। और बार बार हो रहा है, बार बार प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे फिर? Pneumonectomy. ओके, न्यूमेनेक्टोमी, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेनेक्टोमी? Lungs remove करें. हाँ, बट मैं बात कर रही हूँ बार बार प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है तो स्टिक કરી દે pleural layers ને. हाँ, व्हाट इज दैट? सेकेंड पॉइंट, Fluorodesis. फ्लूरोडेसिस, यस। तो ये भी किया जा सकता है। हम रेस्पिरेटरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये भी देखेंगे, प्लूरेक्टोमी भी किया जा सकता है। जस्ट प्लूरल जो लेयर्स है वो ही निकाल सकते हैं, बट इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों लेयर्स को स्टिक कर देंगे। न्यूमेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ लंग, सेगमेंटल रीसेक्शन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटल रीसेक्शन? लंग का जो अफेक्टेड लोब होगा उसको ही निकालेंगे सिर्फ। लोब को निकालेंगे तो इट इज कॉल्ड एज लोबेक्टोमी। मतलब लोब का भी जितना पोर्शन डैमेज है हाँ, उसको ही सिर्फ निकालेंगे। यस, लोब में भी एक पोर्शन निकाल रहे हैं, एक सेगमेंट निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटल रीसेक्शन। नेक्स्ट है लेजर थेरापी। लेजर थेरापी की मदद से भी हम उतना जो ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय करके जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था ट्यूमर की वजह से वो हम रिलीव कर सकते हैं। और भी थेरापीज है, लाइक इम्यूनोथेरापी दे सकते हैं, फोटोडायनेमिक थेरापी, एयरवे जो ब्लॉक हो रहा है तो स्टेंट रख सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, ये सारी प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये कोई भी सर्जरी करे तो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी। चलो, आपके पास पेशेंट है, प्री ऑपरेटिवली आप क्या चीजें करोगे? अपने आप से बोलो। Consent. कंसर्ट, यस। Explain કરી શકે patient ને કે post operative drainage હશે, tubes હશે. हाँ, पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सारी ट्यूबिंग्स होगी तो आपको डरना नहीं है। फिर पोस्ट ऑपरेटिवली इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज कैसे करना है, कॉफिंग कैसे करना है, डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, सब कुछ पहले से उसको सिखा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन मेडिकेशंस के लिए हमने पीसीए पंप, पेशेंट एनाल्जेसिक एनाल्जेसिया पंप यूज किया है, तो उसको पहले से ही सिखा देना है कि वो यूज कैसे करना है। सो ये सारी जो टीचिंग मेथड्स है, जो टीचिंग आपको देना है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या होने वाला है, वो आप पहले से ही दे सकते हो। सो सारा टीचिंग दे सकते हो। फिर और क्या चीज करोगे? सिर्फ दो चीजें ही करनी होती है प्री ऑपरेटिव पीरियड में, सर्जरी से पहले सिर्फ दो ही चीज करते हो। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, कोई भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो पहले क्या किया जाता है? सिर्फ इतने दो पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है। Operative medications. यस, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस देनी होगी, फिर वाइटल साइंस मॉनिटरिंग Vital खास signs. करके। हाँ, और अदर देन वाइटल साइंस और चीज भी करनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? CBC report. Lab studies.
यस, सारी लैब स्टडीज करनी पड़ेगी, सारे रिपोर्ट्स करने पड़ेंगे, सीबीसी, यूरिन का रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्लॉटिंग, कोएगुलेशन स्टडीज, सब कुछ, ब्लड रिपोर्ट, सब पेशेंट का एचआईवी स्टेटस क्या है, एचबीएसएजी स्टेटस क्या है, तो सारी लैब स्टडीज करनी पड़ती है बिफोर सर्जरी। फिर एनपीओ स्टेटस चेक करना And होगा। हाँ, कितने बजे से बोला है डॉक्टर ने एनबीएम करना है, क्या करना है, वो सब चेक करोगे। सर्जरी से पहले बॉवल प्रिपरेशन, ब्लैडर प्रिपरेशन, मतलब यूरिन पास करवा के हम पेशेंट को पास ले जाते हैं, कैथेटराइजेशन करना होगा तो पहले ही कर देंगे। सो ये सारी चीजें प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन ही कहलाएगी। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे? ओके, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट का न्यूमेनेक्टोमी किया है, सो डू वी हैव टू प्लेस द क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम? no, व्हाई? रैशनल? to prevent the shift of heart and mediastinum and यस। remaining हाँ, सो जो मीडियास्टिनल ऑर्गन्स है, रिमेनिंग लंग पोर्शन है, हार्ट है, पूरा मीडियास्टिनम है, वी डोंट वांट कि वो जो एम्प्टी स्पेस हो गई है वहां पर शिफ्ट हो जाए। सो टू प्रिवेंट दैट शिफ्ट वी डोंट यूज द क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। वो जो भी सीरस फ्लूइड निकलेगा वहां पर से डिस्चार्ज होगा, वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड देन धीरे धीरे वो कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। सो वो सारे जो ऑर्गन्स है वो शिफ्ट ना हो जाए, वो वहीं पर ही रहने देना है। So remember this thing, in pneumectomy we don't generally use closed drainage tube system. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या करना है? monitor vital वाइटल साइंस, यस, chest रेस्पिरेटरी, tube, respiratory status. रेस्पिरेटरी स्टेटस, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब सिस्टम, बिकॉज न्यूमेक्टोमी है तो नहीं यूज करना है, दूसरा कुछ है किया है, कोई भी अदर सर्जरी की है तो हम वहां पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होगी, बिकॉज जो ब्लड है, ड्रेन, सारा एयर है, वो सब हमें रिमूव करना है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, तो उसके भी इंटरवेंशन हमारे लिए बढ़ जाएगी, व्हाट वी हैव टू मॉनिटर इन दिस, बट व्हाई दे हैव नॉट मेंशन हियर, बिकॉज दैट टॉपिक वी विल स्टडी इन कॉम्प्लेक्स केयर। बट वो भी चीज ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आ जाएगी, आपको वो भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फिर और Oxygen क्या है? admin ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर पेशेंट को तभी अभी भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है तो नैब भी दे सकते हैं हम, नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। देन पोजीशन, which positions you have to give? according prescription. According to prescription we can give supine position, high Fowler's position, सारी दे सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, that we have to avoid, which position? Completely lateral position है आपका नहीं. कंप्लीट लेटरल अवॉइड करनी है, मतलब पेशेंट पूरा साइडलाइन नहीं हो सकता, तो फिर पेशेंट आधा साइडलाइन कैसे रहेगा? बैक साइड सपोर्ट थी आप ही सबके. हाँ, थोड़ा उसको एक साइड एलिवेट कर देंगे और नीचे पीलो, टॉवेल कुछ रोल करके रख देंगे, सो पूरी लेटरल भी नहीं होगी एंड सुपाइन भी नहीं होगी, सो वी कैन डू दिस थिंग। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और एक्टिविटी जितनी पेशेंट कर सकता है उतनी ही करनी है, आरओएम करवाओगे। फिर व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Airway is priority in lung cancer and larynx cancer. यस। फिर हमने उसके बाद देखा लैरिंजियल कैंसर, मतलब कैंसर ऑफ Larynx लैरिंग्स, और उसमें कितना पोर्शन आ जाएगा? लैरिंग्स का कैंसर है मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है? vocal cord में हो सके. ओके, सो उसके रीजन, Epiglottis, लिस्ट आउट द रीजन। हाँ, एपिग्लॉटिस रीजन में हो सकता है, एपिग्लॉटिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स, एंड subglottis, सबग्लॉटिस, सीक्वेंस में बोलना है तो आप भूल नहीं जाओगे, एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। तो ये पूरा पोर्शन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लैरिंग्स। यहाँ कहीं भी कैंसर होगा, एपिग्लॉटिस में होगा, सुप्राग्लॉटिस में, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस, कहीं पे भी कैंसर होगा, वी विल कंसिडर इट एज अ लैरिंजियल कैंसर। ओके, हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, क्यों होता है?
Smoking due to smoking and alcohol. यस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड अगर वो दोनों साथ में हो गया, स्मोकिंग भी कर रहा है पेशेंट, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब ज्यादा रिस्क है। देन Environmental pollutants exposure. यस, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है, रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, सो ये सारी चीजें की वजह से हो सकता है। जिसको भी लैरिंजियल कैंसर होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? Hoarseness, sore हम्म, throat, यस, एंड dysphagia, ओके, ear pain. ईयर पेन। बट ये कैसा होगा? हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, ईयर पेन कैसा होगा? कंटिन्यूअस, Continuous. परसिस्टेंट। यस, फिर Difficulty in swallowing. यस, और Weakness, weight loss. यस, वीकनेस, वेट लॉस, Dyspnea. ओके, डिज्निया, If vocal cord affect This હશે તો is voice quality પણ change થઈ શકે. हाँ, चेंज इन अ वॉइस क्वालिटी। देन burning sensation in throat. थ्रोट, यस, बाहर से भी पेशेंट को ऐसे टच करेगा तो लंप फील होगा, यस और માસ नो? ફીલ થઈ શકે. हाँ, नेक में मास जैसा फील हो रहा है, वो पेनलेस है। तो इफ द पेशेंट palpate द थ्रोट एरिया, नेक रीजन, द पेशेंट विल फील, और हम भी फील कर सकते हैं, देयर इज अ लंप, और वो लंप पेनलेस होगी। एंड ઓડિનોફેજિયા થઈ શકે મેમ આમાં. हाँ, ओडिनोफेजिया भी हो सकता है अगर ट्यूमर बहुत बड़ी है। सो पेनफुल स्वेलोइंग भी हो सकता है, स्वेलोइंग में थोड़ा पेन होगा लेटर स्टेज में, इनिशियली नहीं होता है, बट लेटर स्टेज में जैसे जैसे ट्यूमर एडवांस होती है। नेक्स्ट की सारी ट्यूमर्स क्या होता है कि जो पैसेज है एयरवे का, और वो सब ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑडिनोफेजिया भी लेटर स्टेज में हो सकता है। फिर હિમોપ્ટિસિસ. यस, हिमोप्टिसिस होगा, एंड फाउल ब्रीथ ओडर, उसको क्या बोलते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? हेलिटोसिस। हेलिटोसिस होगा, यस। देन इंटरवेंशंस क्या करेंगे? थ्री मेन इंटरवेंशंस वी नो, હિમો. कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। उसके सिवाय जनरल इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं हम पेशेंट के लिए? અકોર્ડિંગ સિમ્ટમ્સ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી શકે. अकॉर्डिंग टू सिम्टम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल्स, खास करके एसपीओ2, ऑक्सीजन देंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, नैप भी दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करेंगे। इसमें एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो खास करके चेक करना होगा। देन दूसरी रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स देंगे, अच्छा खाना देंगे, पेशेंट को खाना नहीं खा पा रहा है, देयर इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, सो हम डायरेक्ट एनजी ट्यूब से या गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जेजुनोस्टोमी ट्यूब से पेशेंट को फीडिंग करवाएंगे। पहले जितना हो सके उतना लीस्ट इन्वेजिव करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। लीस्ट इन्वेजिव मतलब पहले हम एनजी ट्यूब से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तब हम गैस्ट्रोस्टोमी एंड जेजुनोस्टोमी पर जाएंगे, राइट? डायरेक्टली सीधा उस पर नहीं चले जाएंगे। ओके, देन अगर स्मोकिंग कर रहा है क्लाइंट, तो बोलना है कि स्मोकिंग बंद करो, तभी अगर ये कीमो और वो सब असर करेगा, वरना असर नहीं करेगा। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, रेडिएशन कीमो हमने देखा वो। सर्जरी कितने टाइप की कर सकते हैं? मेन हमारा रीजन क्या है? सर्जरी करके हमें ट्यूमर निकालनी है, एंड लैरिंग्स का जो फंक्शन है वो प्रिजर्व करना है। यस, तो मेन गोल हमारा ऐसा है। सो डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर साइज, हम जितना हो सके उतना कम से कम लाइक डैमेज हो वैसे सर्जरी करनी होती है। बट कितने टाइप्स की सर्जरी की जा सकती है इसमें, लैरिंजियल कैंसर में? कितने टाइप की सर्जरी की जा सकती है? laryngectomy,
लैरिंजेक्टोमी, कितने टाइप्स की लैरिंजेक्टोमी? कितने टाइप्स की? टोटल लैरिंजेक्टोमी एंड पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, ओके। उसके सिवाय क्या कर सकते हैं? Cordectomy. कॉर्डेक्टोमी मतलब? Cord removal. रिमूवल ऑफ कॉर्ड एंड अदर? अदर थिंग्स? और एक रह गया, बोलो। आपके सामने ही लिखा है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। Why you are taking so long? Can you see the slide? आपको पीपीटी दिख रही है? Yes. यस और नो? हाँ, उसके ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे दिख रहा है पीपीटी में कहीं? Caudal. हाँ, कॉर्डल स्ट्रिपिंग मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्डल स्ट्रिपिंग? कॉर्ड को छील देंगे। हाँ, कॉर्ड पूरी नहीं निकाल रहे, वोकल कॉर्ड्स पूरा नहीं निकाल रहे, उसको थोड़ा पील करके हम निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डल स्ट्रिपिंग। जब भी हम टोटल लैरिंजेक्टोमी करेंगे, एक चीज करनी पड़ेगी परमानेंटली, व्हाट इज दैट? हाँ, बट अब उसको क्या बोलेंगे? नाउ वी विल नॉट कॉल इट एज अ ट्रेक्योस्टोमी। अब उसके हम दूसरा, उसके लिए दूसरा नाम है, अब क्या बोलेंगे उसको? Laryngectomy. लैरिंजेक्टोमी स्टोमा। जब भी टोटल लैरिंजेक्टोमी किया जाता है एंड तब ट्रेक्योस्टोमी है, तब उसको हम बोलेंगे लैरिंजेक्टोमी स्टोमा। फिर हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखा, सेम। वाइटल्स चेक करेंगे, कंसेंट चेक करेंगे, एनबीएम स्टेटस चेक करेंगे, सब कुछ पहले से सिखा देंगे कि आफ्टर सर्जरी व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सक्शनिंग कैसे करना है, पेन कैसे कंट्रोल करना है, वो सब कुछ हम पहले से ही डिस्कस कर लेंगे पेशेंट के साथ। पेशेंट को अभी ऐसी सर्जरी है तो उसको लाइक बॉडी में चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेक्योस्टोमी है, आवाज चली जाएगी, तो ये सारे उसको कंसर्न्स हो गए, तो उसके साथ वो फीलिंग्स उनको बोलना है कि आप एक्सप्रेस करो, हम डिस्कस करते हैं। अगर इफ पॉसिबल कि हॉस्पिटल में ऐसा दूसरा पेशेंट है जिसने ऑलरेडी ये सर्जरी करवाई है, वो पेशेंट की परमिशन लेनी है पहले। वो पेशेंट, इफ दैट पेशेंट इज रेडी टू मीट समवन जिसकी अभी ये सर्जरी होने वाली है, तो दोनों पेशेंट की मीटिंग करवा सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, पहले पेशेंट को पहले से ही रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अबाउट ट्रेक्योस्टोमी एंड सक्शनिंग का उसको इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर्जरी के बाद ट्यूबिंग्स होगी तो डोंट गेट पैनिक, सब कुछ हम उसको पहले से ही बोल देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी फिर? पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी? Vital sign, respiratory status monitoring, यस। position, पोजीशन, यस, पोजीशन कौन सी बेस्ट होगी? high followers. हाई फॉर्मुलर बेस्ट होगी, यस। एंड ट्रेक्योस्टोमी वाले पेशेंट आपने देखे होंगे तो पता होगा कि बार बार हमें सक्शनिंग करना पड़ता है, वरना ट्रेक्योस्टोमी ब्लॉक हो गई ट्यूब तो फिर खत्म। अभी तो वो एयरवे मतलब उसका ऑलरेडी सर्जरी किया है, वो ही ब्लॉक हो जाए सिक्वेशन से, तो फिर पेशेंट बचा, इट विल क्रिएट एन इमरजेंसी सिचुएशन, सो फ्रीक्वेंटली सक्शन करते रहना है। देन पेशेंट वेंटिलेटर पर होगा, यहाँ पर पेशेंट को सीपीटी दे सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरापी। कैन वी गिव सीपीटी? If secretion accumulation है तो आप भी सकते हो। डेफिनेटली सिक्रेशंस ज्यादा है तो टू लूज दैट सिक्रेशंस वी वांट दैट वो सिक्रेशंस ऊपर की तरफ आ जाए, तो सीपीटी हम दे सकते हैं, देयर इज नो एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये सारी ड्रेन प्रेजेंट होगी, सो ड्रेन हमें मॉनिटर करना है, कितना अमाउंट है, कैसा ड्रेन है, प्यूरेंट है,
स्टार्टिंग में ब्लडी ही होता है, बट प्यूरुलेंट है, फाउल स्मेलिंग है, एक्सेसिव है कि नहीं वो देखना है, नेक में हेमरेज या एडिमा तो नहीं है वो देखना है, अगर आईवी फ्लूइड से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन को जो भी पेशेंट टॉलरेट कर रहा है वो न्यूट्रिशन देना है, मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी जेजुनोस्टोमी ट्यूब है तो भी उसके ऊपर कपड़े बहुत टाइट नहीं, लूज फिटिंग वाले कॉटन क्लोथ्स पहनाने हैं। फिर हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, गैग रिफ्लेक्शन वो सब चेक करेंगे, पेशेंट की स्वेलोइंग एबिलिटी चेक करेंगे, फिर ही ओरली फूड देना है, अदरवाइज वी विल नॉट गिव द ओरल फूड्स। फिर एक्टिविटी जितना कर सकता है पेशेंट वो करेंगे, स्पूटम मॉनिटर करेंगे। जो स्टोमा है वो केयर करनी है, हमें भी करनी है, पेशेंट को भी सिखानी है। हमें पेशेंट के लिए लैंग्वेज या तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हायर करना होगा, कंसल्टेशन उसके साथ करवाना होगा कि जो फिर उसको सिखाएगा, एंड देन लेटर ऑन पेशेंट को रिहेबिलिटेशन की थेरापी की जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली स्पीच थेरापी में रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर जो हमने पहले से ही बोल दिया था, पेशेंट सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले पेशेंट बोल रहा था, पता है अभी सर्जरी के बाद इमीडिएटली पेशेंट नहीं बोल पाएगा, तो आपने पहले से ही कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया था, आपने इशारे बता दिए थे कि जब भी आपको लाइक कुछ करना है, पेन हो रहा है तो क्या साइन देनी है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो अब फिर से वो री करेंगे कि याद है हमने ये ऐसा डिसाइड किया था, पेन हो तो ऐसा करना है, लाइक कुछ और हो रहा है तो ये साइन देनी है, किसी की जरूरत है तो ये साइन करना है, तो हमने पहले से ही कह दिया था, वो सिर्फ हम री करेंगे। फिर स्टोमा केयर कैसे करनी होती है, चलो क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर स्टोमा है तो नेक इंजरी ना थाय। ओके, फिर स्टोमा कलर। स्टोमा कलर, यस, बट इसमें वो स्टोमा कलर लाइक इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। इसमें हमने जो स्टोमा क्रिएट किया है ना उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेकियोस्टोमी लगा दिया है, सो वो सीधा ओपन नहीं है। बट जो कोलोस्टोमी और उसमें होता है वो स्टोमा ओपन ही होता है, सो इसमें स्टोमा कलर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, बट जो अगर आपको स्टोमा साइनोस दिख रहा है उसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, देन ड्यूरिंग शावर स्टोमा ने कवर करवाना। यस, शावर शील्ड पहनना पड़ता है जब भी पेशेंट शावर ले रहा है, शावर तो नहीं ले सकता पेशेंट, जब भी पेशेंट नहा रहा है तब शावर शील्ड यूज करना है। वो डायरेक्ट शावर स्विमिंग ये सब नहीं कर सकता, उसको टब बाथ लेना होगा। देन कपड़े कैसे पहनने हैं, हाई नेक સુધી કવર થાય બટ લૂઝ ફિટેડ। हाँ हाई कॉलर्ड क्लोथ्स होने चाहिए, बट फिटिंग बहुत टाइट नहीं, लूज फिटिंग वाला, सिर्फ कवर करके रखे ऐसा। फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना है, एटलीस्ट 3000 ml पर डे तो रखना ही है। घर में ह्यूमिडिफायर यूज करना है, या तो ह्यूमिडिटी बढ़ानी है, इन शॉर्ट ह्यूमिडिफायर यूज करके भी। फिर सक्शनिंग कैसे करना है बार बार वो हम सिखाएंगे, लाइक कंटिन्यूअसली एक्टिविटी नहीं करते रहना, बीच बीच में रेस्ट पीरियड भी लेना है। फिर आर्म्स की, शोल्डर्स की कैसे एक्सरसाइज करनी है, नेक की क्या एक्सरसाइज करनी है वो सब सिखाएंगे, एंड पेशेंट को ऑलवेज मेडिकल ड्रेसेस पहन के रहना पड़ेगा। देन हमने डिफरेंट स्पीच देखा था, स्पीच रिहेबिलिटेशन देखा था। जो भी लैरिंजेक्टोमी वाले पेशेंट होते हैं वो कितने टाइप्स की स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं, देर आर 3 टाइप। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच। इसोफेजियल स्पीच, मैकेनिकल डिवाइस यूज करके स्पीच प्रोड्यूस हो सकती है, एंड ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला वाली स्पीच। इसोफेजियल स्पीच में क्या होता है, पेशेंट कैसे बोलेगा, आपके बर्पिंग। लिए, हाँ, पेशेंट है ना हवा ऐसे स्वेलो करेगा, एंड देन जैसे ही बर्प करेगा एक आवाज निकलेगी और पेशेंट वैसे ही बोलेगा। मैकेनिकल डिवाइस में क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस में ડિવાઇસ યુઝ કરવામાં આવે લાઈક અહીંયા નેક જોડે અડાડીએ તો વાઇબ્રેશન થાય એટલે અવાજ.
हाँ, और वो डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलैरिंग्स। यस, तो साइड पर ऐसे पेशेंट रखेगा और अंदर जो हवा है वो वाइब्रेशन की वजह से आवाज प्रोड्यूस होगी। दूसरा डिवाइस भी होता है, लाइक प्लास्टिक ट्यूब जैसा डिवाइस मुंह के साइड पर ही रखा जाता है, जो फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करता रहेगा। ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, उसमें क्या होता है? उसमें क्या करेगा पेशेंट? हम क्या करेंगे, पेशेंट क्या करेगा? ફિસ્યુલા ક્રિએટ કરવામાં આવે સર્જિકલી ટ્રેકિયા અને ઇસોફેગસ। हाँ, और फिस्टुला क्रिएट कर देंगे तो फिर खाना इसोफेगस में से ट्रेकिया में नहीं चला जाएगा, लंग्स પ્રોસ્થેસિસ में। પ્લેસમેન્ટ। यस, वी आर प्लेसिंग वन प्रोस्थेसिस, जो वन वे वाल्व जैसा होता है। तो सिर्फ ट्रेकिया में से एयर इसोफेगस में जाएगी, बट इसोफेगस का खाना ट्रेकिया में नहीं जाएगा। एंड जब भी पेशेंट को बोलना होगा, कैसे बोलेगा पेशेंट? हाउ द पेशेंट विल स्पीक? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्रिएट किया है तो वी हैव सीन द वीडियो। स्टोमा ने प्रेस करे। कवर करेगा, यस। तो स्टोमा कवर कर देगा, तो वो एयर है वो स्टोमा से ना निकल जाए। वी वांट टू डाइवर्ट द एयर फ्रॉम दैट प्रोसेसेस टू इसोफेगस। अगर स्टोमा ओपन रहेगा तो स्टोमा से ही बाहर निकल जाएगी। सो पेशेंट ऐसे प्रेस कर देगा तो स्टोमा कवर हो जाएगा एंड देन द पेशेंट विल स्पीक। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, so let's start another cancer, that is prostate cancer. Prostate cancer means कैंसर। ओके, कहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होता है? ओके, कैन यू सी द इमेज? यस यस और नो? हाँ। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ये जो पीछे दिख रहा है दैट इज रेक्टम। ये ब्लैडर है, ब्लैडर के जस्ट नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। सो ब्लैडर में से ऐसे ऐसा होगा, ये ब्लैडर है, जिस इसमें से ऐसे यूरेथ्रा निकलेगा और उसके पास ही ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एंड वो यूरेथ्रा ऐसे निकलेगा। तो अगर इंटीरियरली देखे तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ब्लैडर के नीचे ही यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड ड्रॉ करेंगे। एंड हम साइड से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ब्लैडर के नीचे यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका काम है सीमेन सिक्रीट करना, सीमेन प्रोडक्शन, और ये सिक्रीट करता है। व्हाट इज दिस? मेल्स में विदाउट विदाउट दिस ग्लैंड स्पर्म्स लाइक नहीं निकल पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? सीमेन किसका काम है प्रोडक्शन करना, सिक्रीट करना? मेल्स, एटलीस्ट यू शुड आंसर। व्हाट इज दिस? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स, वो सीमेन स्पर्म्स को मोटिलिटी देने। अगर सीमेन ही नहीं होगा तो स्पर्म्स बॉडी से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, दे कैन नॉट फ्लोट विदाउट सीमेन। तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, जो ऐसे प्रोस्टेट की ब्लैडर के पीछे की साइड होंगे, ये जो ब्लैडर है उसके पीछे होंगे, बट ऐसे दोनों साइड होते हैं। जिस जो सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड में भेजते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? एक अल्कलाइन लिक्विड सिक्रीट करना, जो वो सीमेन के साथ मिक्स हो जाएगा एंड देन पूरा जो लाइक टेस्टिस में से जो स्पर्म आया है वो सब कुछ इजैक्यूलेट होगा थ्रू द पेनिस। तो सेमिनल वेसिकल का काम है सीमेन सिक्रीट करना, सीमेन प्रोड्यूस करके सिक्रीट करना है।
तो अगर ये नहीं होगा तो सीमेन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, स्पर्म बाहर ही नहीं आ पाएंगे. विदाउट सेमिनल वेसिकल द मेल कैन बी स्टेराइल बिकॉज इजेक्यूलेशन होगा ही नहीं, कुछ भी लाइक डिस्चार्ज ही नहीं होगा. सो सेमिनल वेसिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेल्स. अंडरस्टूड? वेयर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड? एनाटॉमी पता चली? एनाटॉमी के बगैर हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा. ओके, सो प्रोस्टेट कैंसर इज अ स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंसी ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड, इज अ कॉमन कैंसर इन अमेरिकन. प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे उसमें कैंसर होता है, वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है प्रोस्टेट ग्लैंड का, एंड सबसे ज्यादा अमेरिकन में सबसे ज्यादा कॉमन है. मोस्ट प्रोस्टेट ट्यूमर्स आर एडिनोकार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम द एंड्रोजन डिपेंडेंट एपिथेलियल सेल्स. यस, सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. सो उसके ऊपर ऐसे लेयर्स होंगे, राइट, अंदर एपिथेलियल सेल्स होंगे. सो एंड्रोजन डिपेंडेंट, ये ग्रोथ के लिए काम करता है. लाइक मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होगा तब ये सेल्स ज्यादा ग्रो होंगे. सो ये एंड्रोजन डिपेंडेंट जो एपिथेलियल सेल्स है वो लाइक एबनॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वहां से फिर कैंसर होगा. The risk increases with each decade after 50 years of age. Yes, एक बार मेल 50 इयर्स का हो जाए फिर हर 10 साल में उसका रिस्क बढ़ता रहेगा. 50 इयर्स के बाद 60 इयर्स का होगा तब उसको और रिस्क बढ़ेगा प्रोस्टेट कैंसर होने का, फिर 70 इयर्स में और ज्यादा रिस्क. तो हर 10 साल में, हर डेकेड में रिस्क बढ़ता रहता है आफ्टर 50 इयर्स. Prostate cancer is spread via direct invasion of surrounding tissue or by metastasis through bloodstream and lymphatic. ये प्रोस्टेट में कैंसर है, सो डायरेक्ट उसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स है ये आसपास डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होगा, या तो दूर तक मेटास्टेसिस कैसे हो सकता है, ब्लड में मिक्स होके या तो लिम्फ में मिक्स होके. बोन मेटास्टेसिस इज अ कंसर्न एज इट स्प्रेड टू लंग, लीवर एंड किडनी. एक बार ये प्रोस्टेटिक कैंसर मेटास्टेटाइज होके लंग्स, लीवर एंड किडनी तक पहुंच गया ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ से, फिर अभी चौथा कहां पर होगा स्प्रेड? बोन में होगा. सो एक बार लंग, लीवर एंड किडनी अफेक्ट हो गए तो अब मेन कंसर्न क्या है, अब बोन की बारी है कि अब बोन में मेटास्टेसिस होगा. द कॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज अनक्लियर. वी डोंट नो कि प्रोस्टेट कैंसर एग्जैक्टली होता कैसे है, बट वी नो कि ये कुछ रीजंस हो सकते हैं लाइक एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हैवी मेटल एक्सपोजर लाइक लेड है, ऐसी सारे जो मेटल्स है, जो हार्मफुल मेटल्स है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है. दिस आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि जिसकी वजह से होने का रिस्क बढ़ जाएगा. द क्लाइंट शुड डिस्कस अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग प्रोसीजर विथ PHCP. पेशेंट को स्क्रीनिंग प्रोसीजर डिस्कस करनी चाहिए. लाइक एक बार 50 साल का हो जाए तब डॉक्टर्स को पूछना चाहिए कि एवरी ईयर में कैसे स्क्रीनिंग करवाऊं, क्या करवाऊं. जैसे फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राफी करती है, BSC करती है, सो वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है अब ओल्डर पेशेंट्स में. तो उसको कैसे करना है स्क्रीनिंग, वो सब डिस्कस करेगा पेशेंट PHCP से. असेसमेंट, जिसको भी प्रोस्टेट कैंसर होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो इन अर्ली स्टेजेस कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. देन लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होती जाएगी, we can feel hard pea-sized nodule or irregularity palpated on rectal examination. प्रोस्टेट कैंसर को कहाँ से एग्जामिन करेंगे? रेक्टल एग्जामिनेशन करके ही पता चलेगा. जब डॉक्टर्स ऐसे रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं सो वी नो कि प्रोस्टेट यहाँ पर है, तो अगर ट्यूमर होगी तो यहाँ से ही हमें फील हो जाएगा. सो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करने के लिए हमें रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, तभी प्रोस्टेट कैंसर आइडेंटिफाई होगा. एंड जब रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो डॉक्टर्स को फील होगा कि देयर इज सम हार्ड पी साइज ऐसा नोड्यूल है जो इरेग्युलर है. ग्रॉस पेनलेस हिमेच्यूरिया. यस, ग्रॉस हिमेच्यूरिया मतलब पूरा दिखेगा, यूरिन में ब्लड दिखेगा बट कुछ पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट को डिसयूरिया नहीं है, पेनफुल यूरिनेशन नहीं हो रहा है, पेनलेस यूरिनेशन हो रहा है बट उसमें ब्लड है. लेट सिम्टम्स में क्या होगा? देयर विल बी वेट लॉस, urinary obstruction and bone pain radiating from lumbosacral area down to the leg. Yes, अभी सोचो कि ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है, उसके नीचे ही प्रोस्टेट ग्लैंड है. तो अगर ये एनलार्ज हो जाएगा तो
यूरेथ्रा कैसा हो जाएगा, ऐसे नैरो हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। सो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूरिन निकल नहीं पाएगा। या तो स्टार्टिंग में पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा कि यूरिन का फ्लो है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है, अटक अटक के यूरिन आ रहा है। सो दिस ऑल इंडिकेट्स देयर इज अ एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये बीपीएच में भी होता है। व्हाट इज बीपीएच? व्हाट इज बीपीएच? benign prostate hypertrophy. यस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेशिया। उसमें क्या होता है, वो बिनाइन है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, उसके सेल्स है वो बढ़ गए हैं, बट अभी भी वो बिनाइन है, वो कैंसरियस नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे वो मैलिग्नेंट हो सकता है। सो बीपीएच में भी सेम ये सिम्टम्स होंगे, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूरिन निकल नहीं पाएगा, अटक अटक कर आएगा, हाँ, बट दूसरे सिम्टम्स नहीं होंगे, लाइक ये मेटास्टेसिस के और उसके सिम्टम्स नहीं होंगे। उसमें यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर जब रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तब लार्ज आप पाल्पेट कर पाओगे। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी, बट ये सारे उसमें भी होता है। तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बोन पेन होगा, लंबोसेक्रल रीजन में पहले स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे नीचे लेग की तरफ बढ़ता रहेगा। फ्रीक्वेंट ब्लैडर इन्फेक्शंस आर कॉमन। ब्लैडर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, क्यों? ब्लैडर इन्फेक्शन का रिस्क क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू urinary obstruction. हाँ, अगर यूरिन ऑब्स्ट्रक्टेड है, कंप्लीट ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पा रहा है बिकॉज प्रोस्टेट बढ़ गया है, सो यूरिन को रास्ता नहीं मिल रहा है, और जहां पर यूरिन पड़ा रहेगा, जमा रहेगा, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ना ही है, सो ब्लैडर इन्फेक्शन ज्यादा होगा। The prostate specific antigen level is elevated in various non-cancerous conditions like BPH. उसकी बात हो रही है। तो जब हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर PSA एलिवेट होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेट होगा, वो प्रेजेंट होगा। नॉन कैंसरियस कंडीशन मतलब बिनाइन वाली बात हो रही है, बीपीएच में ऐसा होता है। Therefore, it should not be used as a screening test without a digital rectal examination. So, सिर्फ इसके उस हिसाब से हम ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को कैंसर है, बिकॉज वो बीपीएच में भी इंक्रीज होता है पीएसए, एंड कैंसर होगा तब भी वो बढ़ेगा ही। तो वो दैट इज नॉट द रिलायबल टेस्ट कि जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट रह सके कि हाँ ये है मतलब कैंसर है। नो, इट शुड नॉट बी द सोल टेस्ट। उसको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते विदाउट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। पहले डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना होगा, उसके बाद हम पीएसए करेंगे, देन कंफर्म करेंगे कि एक्चुअली पेशेंट को बीपीएच है या मैलिग्नेंट कैंसर है, वो हम डिसाइड करेंगे। सो सिर्फ पीएसए अकेला यूज नहीं कर सकते हम। If it is routinely used to monitor the response of therapy, yes. Again, PSA हम routinely भी यूज कर सकते हैं। हमें पहले पता चल गया कि चलो पेशेंट को कैंसर ही है, तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कीमो रेडिएशन वो सब दे रहे हैं, तो ट्यूमर कम हो रही है कि नहीं, ये PSA ब्लड के अंदर कम हो रहा है कि नहीं, वो भी हम थेरेपी का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए भी PSA लेवल चेक कर सकते हैं ब्लड के अंदर। डायग्नोसिस इज मेड थ्रू द बायोप्सी ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड का बायोप्सी लेकर कैंसर सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है कि ये सब हमें पता चलेगा, जो भी पेशेंट को कैंसर है तो ये सिम्टम्स दिखेंगे। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? लेट्स सी। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर हार्मोन मैनिपुलेशन थेरेपी, बिकॉज फीमेल्स में देखा था ना कि ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवरिन कैंसर ये सब होता था। मेल्स में भी हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये जो एंड्रोजन वाले एपिथेलियल सेल्स है वो एबनॉर्मली ग्रो हो रहे, तो उनमें भी हमें हार्मोनली मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वी वांट टू डिक्रीज दैट इफेक्ट, सो हार्मोन मैनिपुलेशन थेरेपी देनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली एंड्रोजन सप्रेशन थेरेपी, वी वांट टू सप्रेस द एंड्रोजन सिक्रीशन, सो वो थेरेपी देंगे as prescribed, or active surveillance with a prostate specific antigen and digital rectal examination DRE. So एक्टिवली बार बार फ्रीक्वेंटली हम सर्वे करेंगे पीएसए का स्टेटस क्या है, पीएसए और बढ़ रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं along with એએસટી કેમ નહીં કરવાનું? એએસટી એન્ડ્રોજન સપ્રેશન થેરાપી કેમનું કામ કરે? मतलब मेडिकेशंस दी जाती है। आपने देखा होगा कि जो ऐसे कुछ मेल्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ मैं, कि वो बॉर्न हुए एज अ मेल,
बट उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स की है, एंड दे डोंट वांट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उनकी बियर्ड ग्रो होगी, मैस्कुलिनिटी बिल्ड होगी, एंड दे डोंट वांट दैट। सो ये एंड्रोजन सप्रेशन थेरेपी लेते हैं टेबलेट्स फॉर्म में, हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, वो लेने से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे उनकी मैस्कुलिनिटी कम होती जाती है। इसमें भी वी डोंट वांट कि एक्सेस टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, एंड वी डोंट वांट कि एक्सेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से और ज्यादा ग्रोथ हो प्रोस्टेट में, तो उसको कम करने के लिए पिल्स दी जा सकती है, इंजेक्शन दिया जा सकता है। सो ये हार्मोनल थेरेपी हुई कि जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं होगा, जो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड में, वो सप्रेस हो जाएगा धीरे धीरे, फिर वो कम हो जाएगा। गॉट इट? ओके, थैंक यू। हाँ, सो वो करा। सो अभी हम पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं, बट वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं पेशेंट पर, वो कैसे चेक करेंगे? सो एक्टिवली हमें सर्वे करना पड़ेगा, पीएस स्टेटस एंड डीआरई साथ में करते रहेंगे तो पता चलेगा कि हार्मोनल थेरेपी हमारी काम कर रही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में बी प्रिस्क्राइब टू स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। मेल्स के अंदर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दे सकते हैं पिल्स के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, कि ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो रहा है, जो ट्यूमर तेजी से बढ़ रही है, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ हम कम कर सके, थोड़ा स्लो कर दे हम उसके ग्रोथ को। Medication adverse effect include reduced libido, hot flashes, breast tenderness, osteoporosis, loss of muscle mass, and weight gain. The client should be informed of this effect. Yes, अभी ये जो मेडिसिन दे रहे हैं हम पेशेंट के, मेल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल हम कम कर रहे हैं, एंड्रोजन कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लाइक कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे? रिड्यूस लिबिडो। व्हाट डू यू मीन बाय लिबिडो? लिबिडो का मतलब क्या होता है? Any idea? Any guesses? Now, what do you mean by libido? लिबिडो का मतलब है सेक्स ड्राइव। तो वो पेशेंट को अगर ये मेडिसिन देंगे तो उसका लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, द पेशेंट विल नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन द इंटरकोर्स। तो पेशेंट का लिबिडो कम हो जाएगा, हॉट फ्लैशेस होगा पेशेंट को, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी होगी, लाइक उसको ब्रेस्ट पर पेशेंट को टच करोगे तो पेन जैसा फील होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल मास पूरा चला जाएगा मेल्स का, एंड वेट गेन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म करनी है कि आप इसके ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन लोगे, बट उसकी वजह से ये सब होगा, सो बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स। देन पेन मेडिकेशंस, पेन मेडिकेशन दे सकते हैं, रेडिएशन थेरापी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बिसफॉस्फोनेट दे सकते हैं, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, so बिसफॉस्फोनेट दोगे तो एटलीस्ट वो कम हो जाए। so बिसफॉस्फोनेट्स में बी प्रिस्क्राइब फॉर palliation of advanced prostate cancer। एडवांस हो गया है प्रोस्टेट कैंसर एंड वी वांट टू कि पैलिएटिव थेरेपी देनी है, तो ये सारी देंगे, पेन मेडिसिन, रेडिएशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बिसफॉस्फोनेट, ये सारी हम देंगे। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और ब्रेकीथेरेपी which may be prescribed alone or with surgery preoperatively or postoperatively to reduce the lesion and limit the metastasis। yes, हम टेलीथेरापी, ब्रेकीथेरेपी दोनों दे सकते हैं। सो अकेला भी दे सकते हैं, सर्जरी के साथ भी दे सकते हैं, प्री ऑपरेटिवली भी दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली क्यों देना होता है? कि एटलीस्ट रेडिएशन की वजह से थोड़ा लीजन कम हो जाए तो सर्जरी करने में इजी हो। एंड पोस्ट ऑपरेटिवली क्यों देते हैं? कि सर्जरी होने के बाद वी डोंट वांट फर्दर मेटास्टेसिस हो, तो मेटास्टेसिस लिमिट करने के लिए देते हैं। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी इफ हार्मोन मैनिपुलेशन थेरेपी इज इनइफेक्टिव। हमने पहले ट्राई किया हार्मोन से कंट्रोल करने में, बट उससे कुछ काम नहीं बना, तो फिर अब कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। सो दिस आर द नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। नाउ सर्जरी में क्या कर सकते हैं पेशेंट को? सर्जरी कौन सी कर सकते हैं? रिमूवल है तो एक्टमी वाली होगी, पर क्या रिमूव करेंगे? प्रोस्टेट हाँ, तो क्या बोलेंगे सर्जरी को? प्रोस्टेक्टम प्रोस्टेक्टॉमी। यस, बट
सिर्फ वो ही सर्जरी नहीं है, दूसरी भी सर्जरी है जो हम कर सकते हैं पेशेंट पर। सो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर ऑर्किएक्टोमी। व्हाई ऑर्किएक्टोमी मतलब क्या, हमने पहले ही देखा है। सॉरी, ऑर्किएक्टोमी मतलब टेस्टिस रिमूव करा। टेस्टिस रिमूव करना है, यस। क्यों टेस्टिस रिमूव करना है? एज अ पैलिएटिव मेजर, लॉन्ग टर्म थेरापी के लिए क्यों रिमूव करना है? which will limit the production of testosterone, because जैसे फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज है जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने में हेल्प करती है, वैसे मेल्स में टेस्टिस की वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, एंड वी डोंट वांट कि टेस्टोस्टेरोन और बड़े फ्यूचर में एंड फिर से ये प्रॉब्लम हो। सो ऑर्किएक्टोमी किया जा सकता है अगर पेशेंट के, अब ओल्ड प्रोस्टेट कैंसर ओल्डर एज में ज्यादा कॉमन है एंड पेशेंट डज नॉट वांट एनी चाइल्ड लाइक, तो फिर हम ऑर्किएक्टोमी कर देंगे। सो एटलीस्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ही लिमिट हो जाए। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर प्रोस्टेक्टोमी इफ प्रिस्क्राइब, अगर ट्यूमर ज्यादा है एंड पूरा प्रोस्टेट ही निकालना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कैन बी परफॉर्म। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी मतलब सराउंडिंग। रेडिकल सराउंडिंग टिश्यूज भी हम निकाल देंगे, प्रोस्टेट के साथ साथ उसके आसपास की चीजें भी निकाल दी जाएगी। So we have to prepare the patient for radical prostatectomy, which can be performed via retropubic, perineal and suprapubic approach। तीन अलग अलग रास्ते हैं। लाइक हम हिस्टेक्टोमी में देखते हैं तो वजाइनली भी किया जा सकता है, एब्डोमिनली भी किया जा सकता है, वैसे ही प्रोस्टेट रिमूवल रेट्रोप्यूबिक रास्ते से किया जा सकता है, पेरिनियल रास्ते से भी किया जा सकता है, सुप्राप्यूबिक से भी किया जा सकता है। We will learn further. Cryosurgical ablation is minimally invasive procedure that may be an alternative to radical prostatectomy. Cryosurgical ablation, cryosurgical, cryo मतलब what we are doing? फ्रीजिंग। Yes, we are freezing. So एक probe insert किया जाएगा and prostate को touch कराया जाएगा। So वो probe की वजह से वो सारे जो prostate की ट्यूमर है वो डैमेज हो जाएगी, it will get ablated, but we are now using cryosurgery। पहले हमने देखा रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, so हीट इलेक्ट्रिक अब्लेशन, बहुत सारे अब्लेशन की मेथड्स है, बट नाउ वी आर फ्रीजिंग दैट prostate gland, so it is an alternative method of radical prostatectomy। आसपास का सब कुछ निकालने के बजाय हम ये करेंगे, ये मिनिमल इन्वेजिव है, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम अब्लेट कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजेस द ग्लैंड एंड डेड सेल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। हम जो जैसे ही प्रोब टच होगा प्रोस्टेट ग्लैंड को, सो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से एक्सेसिव कोल्ड होता है, सो सारे जो ग्लैंड है वो फ्रीज होके नेक्रोज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, एंड फिर वो बॉडी ही उसको अंदर एब्सॉर्ब कर लेगी, सो वो चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया सब। ओके, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फिर हम ये जो हमने सर्जरी देखी, प्रोस्टेट ग्लैंड अलग अलग वेरिएशन, प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हैं, क्रायो सर्जिकल अब्लेशन कर सकते हैं, बट प्रोस्टेक्टोमी, सो प्रोस्टेट रिमूवल करेंगे कैसे? बहुत सारी हमने देखा कि सुप्राप्यूबिक, रेट्रोप्यूबिक है, पेरिनियल है, बट उसको जो रिमूवल करते हैं, प्रोस्टेट रिमूवल की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सो बहुत सारे वेरियस मेथड्स है, रास्ते हैं कि जिससे हम प्रोस्टेट रिमूव कर सकते हैं। सो अब हम जितने भी टाइप्स की, मेनली 4 टाइप्स की देखेंगे। सो सब में प्रोस्टेट रिमूवल ही किया जाता है, बट रूट्स आर डिफरेंट। सो फर्स्ट है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब TURP। एग्जाम में सिर्फ TURP भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, या तो पूरा नाम भी लिखा हुआ होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेडिंग? TURP का मतलब क्या होगा, मुझे बताओ। रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट मतलब resection of, we are resecting the prostate, we are removing the prostate, but the way is यूरेथ्रल थ्रू। सो ट्रांस यूरेथ्रल, हम यूरेथ्रा में से ही इंसर्ट करेंगे, और यूरेथ्रा पेनिस में ही होता है, मेल ओपनिंग, यूरिन ओपनिंग। सो यू कैन सी हियर इन द इमेज, एक प्रोब इंसर्ट किया गया है डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा, और वो यूरेथ्रा यहाँ तक जाएगा ब्लैडर के नीचे से, एंड ये जो प्रोस्टेट है, इतना ही है प्रोस्टेट, ये नॉर्मल है इतना, बट ये जो एक्स्ट्रा है ये पूरा एक्स्ट्रा हो गया है, सो ये हाइपर प्लास्टिक प्रोस्टेट है, उतना इस साइड का पूरा रिमूव कर देंगे डॉक्टर्स। सो we are removing the prostate
वाया ट्रांसयूरेथ्रल रूट, तो उसको हम बोलेंगे TURP। गॉट इट? अंडरस्टूड व्हाट इज TURP? yes or no? Yes, ma'am. हाँ, so TURP may be performed for palliation in prostate cancer client. The procedure involves insertion of a scope into the urethra to excise the prostatic tissue. एक प्रोब इंसर्ट किया जा सकता है यूरेथ्रा में से एंड वहां से हम प्रोस्टेटिक टिश्यू निकाल देंगे। मॉनिटर फॉर हेमरेज, ब्लीडिंग इज कॉमन फॉलोइंग TURP। हेमरेज के लिए मॉनिटर करना है, TURP करने के बाद ब्लीडिंग सबसे कॉमन है, सो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर हेमरेज। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देंगे व्हेन वी आर डूइंग TURP? सो पोस्ट ऑपरेटिव कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन may be prescribed which prevents the catheter obstruction from the clot. Yes, TURP करने के बाद कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन किया जाता है। कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन में 3-वे कैथेटर हम यूज करेंगे। एक में से इरिगेशन मटेरियल जाएगा, एक होता है बलून पॉट के लिए एंड एक होता है यूरिन आउटपुट के लिए। सो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन क्यों करना है? बिकॉज हमने TURP किया है, सो देर आर हाई चांसेस कि वहां से ब्लीडिंग होगा, क्लॉट्स निकलेगी। अगर वो क्लॉट्स कैथेटर में, यूरिनरी कैथेटर में ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो फिर यूरिन नहीं निकल पाएगा। सो कंटिन्यूअसली हम इरिगेशन चालू रखेंगे तो वो क्लॉट से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। मॉनिटर आउटपुट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट कि उसका आउटपुट कैसा है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, वो दोनों चीज मॉनिटर करनी है। irrigate as per prescription and notify the surgeon immediately if obstruction does not resolve. Yes, हमने पेशेंट को मॉनिटर कर रहे थे एंड अगर आपको लगा कि देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन आउटपुट अच्छे से आ नहीं रहा है, तो वी हैव टू डू एक्स्ट्रा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब हम सीरिंज लेकर हम इरिगेशन करते हैं ना, वैसे इरिगेशन करना होगा। बट वी हैव टू चेक कि अभी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हुआ है कि नहीं। हम ज्यादा इरिगेशन भी नहीं कर सकते, वो सीरिंज से थोड़ा ही करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। सो जितना प्रिस्क्राइब किया है उतने से आप इरिगेशन करो पहले। अगर फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन रिजॉल्व नहीं हो रहा है देन यू हैव टू नोटिफाई द सर्जन। ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, मैंने इरिगेट किया, फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ। गॉट इट? ओके। असेस फॉर द साइंस ऑफ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम। यस, जब भी TURP करते हैं सो TURP की वजह से TURS हो सकता है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम। सिंड्रोम है मतलब देयर विल बी ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे? विच इंक्लूड सेरेब्रल एडिमा, इंक्रीज ICP, increased blood pressure, bradycardia, confusion, disorientation, muscle twitching, visual disturbance, nausea and vomiting। ये सारे symptoms देखने को मिल सकते हैं after TURP। Why? Just think कि जब भी हम इरिगेशन करते हैं कंटिन्यूअस ब्लैडर, TURP के बाद कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन करने में आता है। अब ये इरिगेशन में क्या होगा, एक पाइंट में से फ्लूइड सारा ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर में से कैथेटर से यूरिन बैग में आएगा, राइट? ये यूरिन बैग है। बट हमारी बॉडी में फ्लूइड एब्जॉर्ब हो सकता है। सो अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर दिया, ब्लैडर ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर दिया तो बॉडी में फ्लूइड स्टेटस बढ़ जाएगा। अभी पानी बढ़ जाएगा तो सोडियम कैसा हो जाएगा? देयर विल बी डाइल्यूशनल, क्या होगा? ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। न्यू स्टूडेंट्स, यू हैव 2 बीकर्स, बीकर ए, बीकर बी। एक में आपने 5 ग्राम सॉल्ट डाला है NaCl और दूसरे में भी 5 ग्राम ही NaCl है। नाउ यू आर एडिंग अ वाटर। बीकर ए में आपने 10 ml वाटर ऐड किया एंड बीकर बी में 50 ml वाटर ऐड किया। तो किसमें सॉल्ट कम लगेगा आपको, बीकर ए में के बीकर बी में? दो दे हैव सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट बट कम किसमें लगेगा सॉल्ट? बी। बी। वाई? वाई बी? बिकॉज हमने डाइल्यूट कर दिया। सेम अमाउंट सॉल्ट है बट हमने पानी ज्यादा ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया। सो अगर आप वो टेस्ट करोगे तो आपको उतना ज्यादा सॉल्टी नहीं लगेगा कंपेयर टू ए। सो जब पेशेंट को हम कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन पर रखते हैं सो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। सो देर आर रिस्क ऑफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोनेट्रेमिया? हाइपोनेट्रेमिया मतलब क्या?
सोडियम डिक्रीज होगा। सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, यस। तो पेशेंट की बॉडी में सोडियम नॉर्मल था, बट पानी ज्यादा होने की वजह से जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे, सीरम ब्लड सैंपल लेंगे, तब सोडियम की वैल्यू कम आएगी, बिकॉज सोडियम डाइल्यूटेड है। सो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। सो एक्सेस फ्लूइड की वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ सोडियम। सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। So due to low level of sodium or excess level of water, there will be cerebral edema and intracranial pressure. Blood pressure भी increase हो सकता है due to increased amount of fluid. फिर confusion होगा, disorientation होगा, muscle twitching, visual disturbances, ये सारे brain related है. There will be nausea and vomiting. As a compensatory mechanism, fluid ज्यादा हो गया है, so heart is trying hard. So उसमें bradycardia होगा. Got it? ये सब क्यों होता है? पता चला? Understood or not? New students, are you getting it or not? पता चल रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये चीज याद रखिए कि TURP की वजह से TURS हो सकता है, and we have to monitor the patient for the sign and symptoms of TURS. Antispasmodic may be prescribed for bladder spasm. Bladder में spasms होंगे, so we have to give antispasmodic medications. Instruct the client to monitor and report dribbling or incontinence post-operatively and teach the perineal exercises. Yes, एक बार हम कैथेटर रिमूव भी कर दें, चलो पेशेंट सर्जरी हो गई है, थोड़े दिन के लिए कैथेटर रखा, प्रॉपर हो गया, नाउ वी हैव रिमूव द कैथेटर, बट पोस्ट ऑपरेटिवली अगर पेशेंट को ड्रिबलिंग हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, ड्रिबलिंग मतलब जो फार्मिंग में यूज होती है ना मेथड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, थोड़ी थोड़ी देर में कंटिन्यूअसली ड्रॉप्स पड़ते ही जाएंगे, देयर विल बी इनकॉन्टिनेंस। सो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो पेशेंट को हमें पेरिनियल एक्सरसाइजेस सिखानी होगी कि जिससे ब्लैडर मसल्स है, ब्लैडर वॉल के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो एंड दे कैन होल्ड द यूरिन। स्टेरिलिटी इज पॉसिबल फॉलोइंग द सर्जिकल प्रोसीजर। यस, प्रोस्टेट की सर्जरी करेंगे तो प्रोस्टेट के साथ साथ वेसिकल्स ये जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेरिलिटी बिकॉज विदाउट सीमेन द मेल इज स्टेराइल, तो स्टेरिलिटी हो सकती है। ओके, सो दैट वाज TURP। नाउ प्रोस्टेक्टोमी है, वी आर रिमूविंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, बट द रूट फॉर रिमूविंग द प्रोस्टेट इज सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक मतलब ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ऊपर से हम एक स्टैंडिंग इंसिजन रखेंगे एंड ब्लैडर को पंचर करके हम ये जो हाइपरप्लेसिक मतलब ये पूरा प्रोस्टेट है वो रिमूव करेंगे, बट इसमें ब्लैडर को भी हम पंचर करेंगे। सो दिस इज सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बाय एब्डोमिनल इंसिजन विथ अ ब्लैडर इंसिजन। हम एब्डोमेन पर तो एक इंसिजन रख रहे हैं, बट उसके साथ साथ ब्लैडर में भी इंसिजन रख रहे हैं एंड देन वी आर रिमूविंग द प्रोस्टेट। The client will have an abnormal dressing that may drain copious amount of urine and abdominal dressing will need to be changed frequently. Yes, अगर किसी पेशेंट को सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया है तो सर्जरी के बाद जब आपके पास पेशेंट होगा, यहाँ पर ड्रेसिंग लगाया हुआ होगा, ऐसे ड्रेसिंग लगाया हुआ होगा, उस वो इतनी बार बार आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना होगा बिकॉज वो ड्रेसिंग में से बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा, बिकॉज हमने उसके नीचे ब्लैडर पंचर कर दिया है, तो ब्लैडर यूरिन होल्ड नहीं कर पाएगा, धीरे 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 लीक होता रहेगा। तो हमें वो ड्रेसिंग बार बार चेंज करना पड़ेगा ड्यू टू लीकेज ऑफ यूरिन, और गंदा हो जाएगा, ड्रेसिंग गीला हो जाएगा। सीवियर हेमरेज इज पॉसिबल एंड मॉनिटरिंग फॉर अ ब्लड लॉस इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें सीवियर हेमरेज होगा, इसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो हमें देखना है कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आपको लगता है कि ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, सो इमीडिएटली वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वी हैव टू गिव एंटीस्पाज्मोडिक मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ब्लैडर स्पाज्म। इसमें भी ब्लैडर स्पाज्म होंगे बिकॉज हमने तो उसको डायरेक्टली पंचर ही कर दिया है, सो एंटीस्पाज्मोडिक देना पड़ेगा। CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, CBI मतलब Continuous blood. continuous bladder irrigation. Yes, so CBI is prescribed and carried out
टू मेंटेन अ पिंक कलर यूरिन, बिकॉज ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो रेड यूरिन निकलेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली ब्लैडर इरिगेशन करते रहेंगे तो पानी की वजह से एटलीस्ट वो थोड़ा डाइल्यूट होके पिंक कलर का यूरिन हो सके। तो वी हैव टू गिव सीबीआई। मॉनिटर आउटपुट एंड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, हमें आउटपुट भी चेक करना है। वी हैव टू आल्सो चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन की क्लॉट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। वी हैव टू इरिगेट एज पर द प्रिस्क्रिप्शन एंड नोटिफाई द सर्जन इमीडिएटली इफ ऑब्स्ट्रक्शन डज नॉट रिजॉल्व। आपको लगा कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने इरिगेट भी किया, बट फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द सर्जन इमीडिएटली। इसमें भी स्टेरिलिटी अकर्स विद द प्रोसीजर, बिकॉज हम प्रोस्टेट के साथ साथ सेमिनल्स भी निकाल देंगे तो इसमें भी स्टेरिलिटी होगी। तो हम सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वर्ड लिखा हो कि पेशेंट हैज अंडरगॉन सुप्राप्यूबिक, रेट्रोप्यूबिक, वो सारे वर्ड्स लिखे हो तो वो वर्ड से हमें पता चलना चाहिए कि इसमें पेशेंट को किसका रिस्क ज्यादा है। टीयूआरपी में ब्लीडिंग होता है बट सीवियर ब्लीडिंग नहीं होता जितना कि सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में होगा। गॉट इट? Yes or no? Okay. नेक्स्ट इज रेट्रोप्यूबिक। मैं आपको है ना लास्ट में ये सर्जरी खत्म हो जाए फिर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी। आई विल सी कि किसने ध्यान से अटेंटिवली स्टडी किया है और किसने नहीं किया है। नेक्स्ट इज रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में क्या हुआ किया जाता है, आगे में हमने देखा था कि हमने वर्टिकल इंसिजन रखा था, इसमें हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन रखेंगे और इसमें ब्लेडर पंचर नहीं होगा। देखो हम डायरेक्टली यहाँ से ये प्रोस्टेट निकाल देंगे। वी आर नॉट पंचरिंग और नॉट पुटिंग एन इंसिजन इनटू द ब्लैडर। So retropubic prostatectomy is a removal of the prostate gland by a low abdominal incision without opening the bladder. Bladder को कुछ भी ओपन नहीं कर रहे, इंसिजन नहीं कर रहे। So इसमें less bleeding occurs with this procedure compared with suprapubic procedure. इसमें कंपैरेटिवली हम देखें तो TUR पे में ब्लीडिंग होता था बट कम होता था, इसमें भी कम ब्लीडिंग होगा एज कंपेयर टू सुप्राप्यूबिक प्रोसीजर। एंड द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस फ्यूअर ब्लैडर स्पाज्म, बिकॉज हमने ब्लैडर को कुछ किया नहीं है, सो इसमें ब्लैडर स्पाज्म होंगे बट कम होंगे। एब्डोमिनल ड्रेनेज इज मिनिमल, यहाँ से जो ड्रेन निकलेगा सर्जिकल इंसिजन से वो भी कम होगा। सीबीआई में भी यूज, जरूरी नहीं है कि आप सीबीआई करो बिकॉज उतना ज्यादा ब्लीडिंग हो ही नहीं रहा है तो सीबीआई की जरूरत नहीं है। सो कभी कभार यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट मे बी यूज। स्टेरिलिटी अकर्स विद दिस प्रोसीजर, इसमें भी स्टेरिलिटी तो होगी, दो वी हैव नॉट पंचर्ड द ब्लैडर बट वी हैव रिमूव द वेसिकल्स, सो स्टेरिलिटी तो होगी। ओके, नेक्स्ट इज पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल मतलब वी आर पुटिंग एन इंसिजन इनटू द पेरिनियम, यहाँ पर पेरिनियल एरिया में ऐसे एक इंसिजन रखा जाएगा एंड वी आर डायरेक्टली इंसर्टिंग, इंसिजन से सीधा इंसर्ट करके ये प्रोस्टेट निकाल देंगे। तो पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव्ड थ्रू एन इंसिजन मेड बिटवीन द स्क्रोटम एंड एनस। स्क्रोटम और एनस के बीच में हम इंसिजन रख रहे हैं। मिनिमल ब्लीडिंग अकर्स विद दिस प्रोसीजर, इसमें भी ब्लीडिंग कम होगा। The client needs to be monitored closely for infection because the risk of infection is increased with this type of prostatectomy. अभी इसमें मेन इंटरवेंशन क्या थी, सुप्राप्यूबिक में मेन इंटरवेंशन हमारे लिए ब्लीडिंग था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है और उसमें लिखा है एक वर्ड में कि पेशेंट का सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया है, सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी इंटरवेंशन? सो इन्फेक्शन था, ब्लीडिंग था, वो सब कुछ था, वाइटल साइंस और वो सब था, बट उसमें हमारे लिए प्रायोरिटी ब्लीडिंग हो जाएगा। व्हेन the doctors have used perineal prostatectomy तो हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी इन्फेक्शन मॉनिटरिंग, बिकॉज इसमें इन्फेक्शन का रिस्क सबसे कॉमन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज ऑल्सो कॉमन, इसमें पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता रहेगा, पेशेंट कैन नॉट होल्ड द यूरिन एंड वो निकल अपने आप से निकलता रहेगा। द प्रोसीजर कॉजेस स्टेरिलिटी, प्रोस्टेक्टोमी के बाद स्टेरिलिटी तो होगी ही। टीच द क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म द पेरिनियल एक्सरसाइज, पेशेंट को सिखाना है कि पेरिनियल एक्सरसाइज कैसे करनी है टू स्ट्रेंथन द पेरिनियल मसल्स दैट पेशेंट कैन होल्ड द यूरिन और वो इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हम कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखेंगे सबकी। कोई भी मेथड यूज करो, टीयूआरपी करो, सुप्राप्यूबिक करो, पेरिनियल करो या रेट्रोप्यूबिक करो, पोस्ट ऑपरेटिव जनरल कॉमन इंटरवेंशन क्या होगी वो हम देखेंगे। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू,
आपके पास एक पेशेंट है और पेशेंट हैज अंडरगॉन रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, पेशेंट का रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी हुआ है एंड जो लाइक ऊपर का जो ड्रेसिंग था, ये जो ड्रेसिंग हमने यूज किया है एब्डोमिनल ड्रेसिंग, वो गंदा हो गया है एंड देयर इज, वो गंदा हो गया है यूरिन की वजह से, देयर इज लीकेज ऑफ यूरिन एंड वो यूरिन की वजह से गंदा हो गया है। सो व्हाट यू विल डू? अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? मैंने क्या क्वेश्चन किया वो पता चला कि रिपीट करूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पता चला कि रिपीट करूं? रेट्रोप्यूबिक में तो ब्लैडर इंसिजन नहीं था, तो यूरिन। मेरा क्वेश्चन है, आप आंसर करो। पेशेंट का रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया गया था और एब्डोमिनल जो ड्रेसिंग किया था वो गंदा हो गया है यूरिन की वजह से। नाउ व्हाट यू विल डू? ओके, चलो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। चेंज द ड्रेसिंग, नोटिफाई पीएचसीपी, डॉक्यूमेंट एंड चौथा क्या रखे? नन। चलो नन, क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? इट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग अटेंटिवली। सब स्टूडेंट्स अटेंटिवली पढ़ नहीं रहे थे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सर्जरी के नाम पर से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी सर्जरी में क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होगा। चलो जल्दी वेट आंसर करो। ड्रेसिंग और કરવું પડે ને. So you are telling option A is correct, right? Yes. Notify PHP. Okay. Any other answers? A और B के सिवाय डॉक्यूमेंट और नन तो चलो होगा ही नहीं, इसमें से ही सिलेक्ट करना था। Now give me the reason why you have selected A. Why you have selected A? આફ્ટર સર્જરી વેટ ડ્રેસિંગ હોય તો ચેન્જ કરવું જ પડે ને. એવું વેટ ડ્રેસિંગ થોડી આપણે એપ્લાય કરી રાખીએ. Okay. And another student has selected option B. Why you have selected B? रेट्रोप्यूबिक में विदाउट इंसिजन ऑफ ब्लैडर होता है, तो उसमें भी यूरिन प्रेजेंट हो तो शायद से वहाँ कोई सर्जरी में कटिंग हो सकता है, तो हमें पीएचसीपी को नोटिफाई Absolutely करना। correct. Yes, रेट्रोप्यूबिक में यूरिन ड्रेनेज होगा ही नहीं बिकॉज वी हैव नॉट पंक्चर्ड द ब्लैडर। सो यूरिन वाला ड्रेसिंग कहाँ से रेट्रोप्यूबिक में नॉर्मल हुआ? दिस इज एबनॉर्मल, सो वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी। नाउ अनदर क्वेश्चन, पेशेंट का सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया है एंड नाउ द ड्रेसिंग हैज सॉइल्ड विद द यूरिन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? और ये ही सेम चार ऑप्शन है, तो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? चेंज द ड्रेस। हाँ, चेंज द ड्रेसिंग। हिमाक्षी अंडरस्टूड? બટ મેમ પ્રાયોરિટી થોડું ક્વેશ્ચન હતું. પ્રાયોરિટી હોય તો આપણે નોટિફાઈ પીએસસીપી ફર્સ્ટ કરી શકીએ. हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे प्रायोरिटी। मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली बोल दिया कि पेशेंट का सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन हुआ है। क्वेश्चन पूरा डिटेल में होगा और उसमें प्रायोरिटी एक्शन क्या होगी वैसा होगा, बट मैंने आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सुप्राप्यूबिक में क्या होता है। ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग भी आता है कि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। सो यू कैन सिलेक्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्जरी। गॉट इट? ઓકે. हाँ, सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि सर्जरी है तो सीधा सर्जरी के कि ऐसे सर्जरी में कैसे किया जा सकता है कि पेशेंट को ये मेथड यूज किए तो ये सर्जरी का नाम क्या है। नो, आपको इनडायरेक्ट सर्जरी के ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड कि कौन सी सर्जरी में क्या नॉर्मल है एंड क्या एब नॉर्मल है, वो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ओके, नाउ जनरल पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखते हैं कि कोई भी सर्जरी करे पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी।
Monitor vital signs, monitor urine output and urine for hemorrhage or clot. Yes, होगा obviously. Initially fresh post operative patient होगा तो हिमेच्यूरिया ही होगा, बट हमें देखना है कि कितना ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट्स है कि नहीं यूरिन में देखना है. वी हैव टू इंक्रीज द फ्लूइड टू 2.4 to 3 liters अ डे अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. जितना फ्लूइड ज्यादा दोगे उतना ब्लैडर फटाफट वॉश होगा. सो फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है. अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्लूइड इंटेक इतना रखना है. मॉनिटर फॉर आर्टीरियल ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय, ओके ये इंपॉर्टेंट है, आर्टीरियल ब्लीडिंग एंड वीनस ब्लीडिंग. वी हैव टू चेक कि पेशेंट को ये जो ब्लड लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, सो वो आर्टरी रप्चर की वजह से आर्टीरियल ब्लीड हो रहा है कि वीनस ब्लीड हो रहा है. अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टीरियल ब्लीडिंग हो रहा है? देयर विल बी ब्राइट रेड यूरिन विथ न्यूमरस क्लॉट. If it occurs, increase the CBI and notify the surgeon immediately. अगर आपने यूरिन देखा पेशेंट को, आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि यू आर कैरिंग फॉर अ पेशेंट पोस्ट कोई भी टाइप की प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी है एंड द यूरिन अपीयर्स ब्राइट रेड, बहुत सारी क्लॉट्स है यूरिन के अंदर. सो व्हाट यू हैव टू डू? सो वी हैव टू इमीडिएटली इंक्रीज द CBI and then we have to notify the PSCP. Then monitor for venous bleeding. venous bleed हो रहा होगा, veins में से bleeding हो रहा होगा तो यूरिन कैसा होगा? burgundy colored होगा, because veins में हमें पता है dark blood होता है compared to arteries. So dark blood की वजह से यूरिन भी एकदम burgundy color दिखेगा. If it occurs, inform the surgeon who may apply traction to the catheter. अगर इसमें से bleed हो रहा है, venous bleed इसमें हो रहा है, तो इसमें हमें CBI इंक्रीज नहीं करना है. देखा, दिस इज द डिफरेंस. इसमें सिर्फ हमें सर्जन को नोटिफाई करना है एंड फिर वो क्या करेगा? ट्रैक्शन अप्लाई करेगा कैथेटर पर. ट्रैक्शन अप्लाई करना मतलब आपने देखा है कि जब भी कोई भी पेशेंट को हम कैथेटराइज करते हैं तो उसकी थाइस पर कैथेटर चिपका देते हैं, राइट? वी आर Yes. स्टिकिंग द कैथेटर टू द थाइस. क्यों चिपकाते हैं? कि पेशेंट मूवमेंट करे तो वो कैथेटर मूव ना हो, खींचा ना जाए. सो सिमिलरली आफ्टर सर्जरी, प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी, कैथेटर को थोड़ा पुल करके, थोड़ा ट्रैक्शन, थोड़ा खींचकर, बहुत ज्यादा भी नहीं कि इंजरी हो जाए, थोड़ा पुल करके चिपका देना होता है एक जगह पर कि वो ट्रैक्शन मेंटेन रहे एंड सारा ड्रेनेज निकल जाए, अंदर ज्यादा इंजरी ना हो. इसीलिए थोड़ा पुल करके ट्रैक्शन अप्लाई करके चिपकाया जाता है. सो हमें सिर्फ सर्जन को नोटिफाई करना होगा जो फिर से ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे कैथेटर पर. तो उसको थोड़ा पीछे और खींचकर स्टिक कर देंगे. कितना पीछे स्टिक करना है वो सब वो पहले से ही करके आता है, बट हमारा काम क्या है कि वो जो ट्रैक्शन लगा है, जहां पर डॉक्टर ने चिपका है वहां पर ही रहने देना. फिर ऐसा नहीं कि उसको निकाल कर आगे पीछे कुछ चिपका है, ऐसा कुछ नहीं करना है. सो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना है. आपको कैसे पता चलेगा आर्टीरियल ब्लीडिंग है, वीनस ब्लीडिंग है, उसका डिफरेंस देखा. एंड अगर आर्टीरियल ब्लीडिंग है तो बीइंग अ नर्स आपको क्या करना है, वीनस ब्लीडिंग है तो बीइंग अ नर्स आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए. मॉनिटर आउटपुट एंड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन वी हैव टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. इरिगेट एज पर प्रिस्क्रिप्शन. अगर बीच में इरिगेशन करना पड़े तो जितना प्रिस्क्राइब किया है उतना अकॉर्डिंग इरिगेशन करना है. एंड नोटिफाई द सर्जन इमीडिएटली इफ द ऑब्स्ट्रक्शन डज नॉट रिजॉल्व. मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल फ्रीक्वेंटली, डेली चेक करना पड़ेगा तो हमें ब्लड स्टेटस पता चले कि कितना लॉस हो रहा है. Expect red to light pink urine for 24 hours, turning to amber in 3 days. इनिशियली सर्जरी की है तो ऑब्वियसली रेड यूरिन होगा, फिर धीरे 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 रेड में से पिंक होता जाएगा एंड देन वो नॉर्मल जो कलर का होता है, एम्बर कलर जो यूरिन है, हम जैसा बोलते हैं ना कि डार्क ऑरेंज और डिहाइड्रेटेड कैसा होता है, सो एम्बर कलर का यूरिन लगने में 3 दिन लग जाएंगे, तब पेशेंट का एम्बर कलर यूरिन होगा. तो ये नॉर्मल है. इनिशियली रेड होगा, फिर लाइट पिंक होगा, देन 3 दिन के बाद एम्बर कलर होता है. अगर 3 दिन के बाद भी रेड है तो दिस इज एबनॉर्मल. Emulate the client as early as possible and as soon as the urine begins to clear in color. Yes, जितना हो सके उतना जल्दी पेशेंट को एम्बुलेट करना है. जैसे जैसे ही यूरिन क्लियर होना स्टार्ट हो जाए, अब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो पेशेंट को एम्बुलेट कर दो. इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ एन अर्ज टू वॉइड इज नॉर्मल. यस, पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करना होता है सर्जरी के बाद कि आपको ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि आपको यूरिन के लिए जाना है. यू विल फील एन अर्ज टू वॉइड. क्यों? बिकॉज हम कंटिन्यूअसली ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं एंड यूरिन आउटपुट भी निकल रहा है, सो ब्लैडर फुल रह रहा है.
तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि ब्लैडर फुल है, उसको वॉशरूम जाना है, ऐसी फीलिंग, ऐसा सेंसेशन आता रहेगा, बट डोंट वरी, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। Instruct the client to avoid attempts to void around the catheter because this will cause a bladder spasm. Yes, patient को बोलना है कि आपका जो ब्लैडर में से यूरिन है वो कैथेटर में से कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा। आपको खुद से ऐसे कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं कि आप यूरिनेट करो, आप वॉइडिंग करो, और वो वॉइडिंग करेगा पेशेंट को कैथेटर के आसपास लीक होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वरना ऐसा करने की वजह से ब्लैडर स्पाज्म बढ़ जाएंगे। Administer antibiotics, analgesics, stool softener and antispasmodic medications. ये सारी medicines देनी पड़ेगी पेशेंट को। Monitor the three-way urinary catheter, which usually has a 30 to 40 ml retention balloon. Yes, जब भी irrigation हो, continuous bladder irrigation हो, we have to use the three-way urinary catheter. Three-way ही use करना होता है, so वो monitor करना है, उसकी balloon capacity कितनी होती है कैथेटर की, 30 to 40 ml होती है। सारे कैथेटर्स के बलून पॉट पर लिखा होगा कि कितना आप इंसर्ट कर सकते हो। इफ वी आर यूजिंग टू वे, जो रेगुलर फॉलिस कैथेटर है उसमें भी 30 ml की उसकी कैपेसिटी होती है। Maintain CBI with a sterile bladder irrigation solution as prescribed to keep the catheter free of obstruction and keep the urine pink in color. Yes, जो भी CBI है वो हमें स्टेराइल ब्लैडर इरिगेशन सॉल्यूशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये सॉल्यूशन ही यूज करना है, तो वो ही सेम यूज करके हमें CBI मेंटेन करना है कि जो कैथेटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, यूरिन भी पिंक कलर का हो इंस्टेड ऑफ रेड, बिकॉज वो डाइल्यूट होके निकलेगा इसीलिए। दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेम्बर। Following TURP, monitor for transurethral resection syndrome और सीवियर हाइपोनेट्रेमिया, जिसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं। क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैडर इरिगेशन ड्यूरिंग सर्जरी। यस, हमने आगे ही पढ़ा कि TURP करने के बाद TURS, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम, के लिए हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। ऐसा भी बोल सकते हो कि TURS, या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि सीवियर हाइपोनेट्रेमिया। सीवियर हाइपोनेट्रेमिया वाटर इंटॉक्सिकेशन में भी होता है, जब पेशेंट ज्यादा वाटर इंजेस्ट कर ले, उसकी बॉडी में ज्यादा पानी हो जाए। सो ये दोनों हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और ये होता क्यों है TURS या एक्सेसिव हाइपोनेट्रेमिया? बिकॉज हमने एक्सेसिव, ज्यादा फ्लोरेट ज्यादा रखा था CBI का, तो ज्यादा पानी बॉडी में गया और ब्लैडर में से अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। पता कैसे चलेगा पेशेंट को TURS हुआ है या सीवियर हाइपोनेट्रेमिया हुआ है? देयर विल बी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन, सेरेब्रल एडिमा, वो सब हमने जो देखा वो सारे उसके सिम्टम्स है, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को TURS हुआ है या तो हाइपोनेट्रेमिया सीवियर हो गया है, एंड दिस इज नॉट गुड थिंग। तो हमें ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। गॉट इट? यस और नो? नाउ लेट्स लर्न अबाउट CBI, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन है क्या, कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है। लेट्स स्टडी अबाउट CBI. CBI description: a three-way irrigation is used to decrease the bleeding and to keep the bladder free from clots. तीन थ्री-वे कैथेटर हम यूज करते हैं ब्लीडिंग कम करने के लिए, मतलब पिंक यूरिन मेंटेन करने के लिए, एंड ब्लैडर में क्लॉट्स ना हो इसीलिए, तो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। तो एक ल्यूमेन होगा वो बलून के लिए होगा, दूसरा ल्यूमेन है वो इनफ्लो के लिए होगा, जो पाइंट में से सॉल्यूशन ब्लैडर में जाएगा वो, एंड तीसरा ल्यूमेन है वो आउटफ्लो के लिए होगा, जिसमें से यूरिन निकलेगा। होगा क्या, करना क्या होता है? लेट्स सी द इंटरवेंशन। मेंटेन द ट्रैक्शन ऑफ कैथेटर इफ अप्लाइड एंड प्रिस्क्राइब to prevent the bleeding by pulling the catheter taut and taping it to the abdomen or thigh. Yes, we have to maintain a traction. जो traction apply किया हुआ है वो सिर्फ हमें maintain करना है। If applied and prescribed to prevent bleeding by pulling the catheter, कैसे traction कैसे करना है? We have to pull the catheter tightly, थोड़ा taut करके उसको टेप करना है एब्डोमेन पर या थाइस पर। तो उसको वहां पर टेप कर देंगे, सो वो ट्रैक्शन मेंटेन रहेगा एंड ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाएगा। तो वो हमें ट्रैक्शन मेंटेन करके रखना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कीप द लेग स्ट्रेट इफ ट्रैक्शन इज अप्लाइड
to the catheter and is taped to the thighs. Yes, अगर हमने थाई पर ट्रैक्शन अप्लाई किया है तो पेशेंट को बोलना है लेग स्ट्रेट करे. अगर पेशेंट लेग फोल्ड करेगा तो वो ट्रैक्शन लूज हो जाएगा, राइट? एंड हमारा जो ट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है वो मेंटेन नहीं रहेगा. सो वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इफ वी हैव अप्लाइड ट्रैक्शन एंड वी हैव टेप द कैथेटर टू द थाई, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि पैर सीधा रखना है. कैथेटर ट्रैक्शन इज नॉट रिलीज विदाउट सर्जन प्रिस्क्रिप्शन. ये जो कैथेटर का जो ट्रैक्शन लगाया हुआ था वो हम रिलीज नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. इट इज यूजुअली रिलीज आफ्टर एनी ब्राइट रेड ड्रेनेज हैज डिमिनिश्ड. अगर रेड ड्रेनेज ब्लीडिंग कम हो गया है फिर ही हम ट्रैक्शन लूज कर देंगे एंड फिर नॉर्मली चिपका देंगे. फिर ट्रैक्शन खींच के चिपकाने की जरूरत नहीं है. फिर सिंपल जैसा हम कैथेटराइज में कैसे करके चिपकाते हैं वैसा चिपका देंगे विदाउट ट्रैक्शन. तो एक बार ब्लड ब्राइट रेड ड्रेनेज कम हो जाए फिर हम ट्रैक्शन को रिलीज कर सकते हैं, थोड़ा लूज कर सकते हैं. यूज ओनली स्टेराइल ब्लैडर इरिगेशन सॉल्यूशन और प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द वाटर इंटॉक्सिकेशन. यस, हम स्टेराइल इरिगेशन सॉल्यूशन ही यूज करना है, जो भी यूज करो, एंड डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो ही यूज करना है, वरना वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर CBI तो क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा? फ्लूइड कहां से कहां मूव होगा? If we are using hypotonic, new students has also completed the recorded session, so you should be able to answer. अगर हम hypotonic irrigating solution use करेंगे तो फ्लूइड कहां से कहां मूव होगा? चलो, ये ब्लैडर है. You are not understanding a question or you don't want to answer, I don't know. ये ब्लैडर है and we are instilling a hypotonic solution into the bladder. और ये बॉडी है, so फ्लूइड कहां से कहां मूव होगा? ब्लेडर से बॉडी में. Okay, other students? Other students, answer me. Okay, don't want to give answer, it's fine. I'm not in the loss. So hypotonic solution use करने की वजह से, low concentration solution use करेंगे so वो ब्लैडर में से सारा फ्लूइड बॉडी में चला जाएगा, तो पेशेंट को वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा. इफ वी आर यूजिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ये बॉडी है तो फिर फ्लूइड कहां से कहां शिफ्ट होगा? बॉडी से ब्लेडर में. हाँ, बॉडी से ब्लैडर में आएगा और फिर तो वो तो यूरिन से निकल जाएगा, तो इसमें पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज अ प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन. नो डाउट हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक नहीं यूज किए जाते, बट ऐसा हो सकता है. दैट इज व्हाई वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द सर्जन्स प्रिस्क्रिप्शन कि कौन सा फ्लूइड यूज करना है कि जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन और डिहाइड्रेशन ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स ना हो. रन द सॉल्यूशन एट अ रेट एज प्रिस्क्राइब टू कीप द यूरिन पिंक. जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने ही रेट पर रखना है सॉल्यूशन. इतना होगा सॉल्यूशन का रेट कि जिससे यूरिन पिंक आए, बस उतनी ही स्पीड रखनी है. अगर run the run the solution rapidly if the bright red drainage or clots are present. अगर बहुत ज्यादा ब्राइट रेड ड्रेनेज है तो थोड़ा उसका रेट हम फास्ट कर देंगे. वी विल फास्टन अप द रेट ऑफ द सॉल्यूशन इफ ब्राइट रेड ड्रेनेज हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लॉट्स प्रेजेंट है. मॉनिटर आउटपुट क्लोजली. Run the solution at about 40 drops per minute when the bright red drainage clears. नॉर्मली आइडियली जब ब्राइट रेड ड्रेनेज नहीं हो रहा होता है तब हम 40 ड्रॉप्स पर मिनट ऐसा फ्लो रेट सेट करते हैं कि 1 मिनट में 40 टाइम्स ड्रॉप गिरेंगे. अगर ब्राइट रेट ज्यादा है तो हम 40 की जगह 60 और 80 कर देंगे. फिर से वो क्लियर हो जाए तो वापस से 40 कर देना है. तो ये रेट हमें मेंटेन करना होगा. जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो ही फॉलो करना है. बट यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी ब्राइट रेड ड्रेनेज नहीं हो रहा है, क्लियर है ब्राइट रेड ड्रेनेज, तो 40 ड्रॉप्स पर मिनट हम रखते हैं. अंडरस्टूड? यस सर. ओके, सो दिस इज अबाउट CBI. सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी.
नेक्स्ट इज जो भी हमने अलग अलग मेथड देखी, सुप्राप्यूबिक, देन रेट्रोप्यूबिक एंड पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। सो स्पेसिफिक अभी तक हमने जो देखी वो जनरल इंटरवेंशन थी, सबकी थी। अभी ईच एंड एवरी एक एक सर्जरी की इंटरवेंशन देखेंगे। सो अगर सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया है तो उसकी स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होगी? वी हैव टू मॉनिटर द सुप्रा। यस, બુક્સમાં સીબીઆઈમાં અધર પોઈન્ટ્સ પણ છે. છે. ઓકે, લેટ્સ ડુ ઇટ. What is the page number? 571. 571. 571. Okay, yes, it is there. Let's complete it. उसमें मिस्टेक हो गई है, आधा ही आया है. Okay. Okay. Next point is everyone has a book. Book है सबके पास? Okay, let me do Yes, one thing. Okay. So let's study. If the urinary catheter becomes obstructed, turn off the CBI and irrigate the catheter with 30 to 50 ml of normal saline, if prescribed, to know and notify the surgeon if obstruction does not relieve. Yes, हमने अब तक बार बार पढ़ा कि अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हमें लगता है तो हमें सीबीआई बंद करके इरिगेशन करना होगा सीरिंज से. मैंने बोला बट कितना करना है? अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन आइडियली 30 to 50 ml ही करना होता है, नॉट मोर देन 50 ml. आपने एक बार 10 ml डाला, 20, फिर दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, ऐसे करके 50 ml तक आपने इरिगेट किया सीरिंज से लेकर. अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि चालू ही रखेंगे. नाउ यू हैव टू नोटिफाई द सर्जन कि मैंने ट्राई किया, मैंने 30 to 50 ml से इरिगेट किया बट फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर से इंटरवेंशन आप रॉन्ग हो सकते हो. जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो हम सीबीआई दे रहे थे, जो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन चल रहा था, वो बंद करना होगा. सिरिंज लेकर हमें इरिगेट करना है, फ्लश करना है. इन शॉर्ट, जैसे आईवी बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो हम कैसा फ्लश करते हैं, सिमिलरली सेम वैसा करना है, हमें फ्लश करना है. सो फ्लश कितना कर सकते हैं हम? आइडियली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतना ही करना होता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन जनरली 30 to 50 ml का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं करते डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब. तो पहले वो स्टेप करना है कि 30 to 50 ml. हम पहले 10 ml डालो, 20 ml डालो, अगर उससे रिलीव हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा है तो 50 ml तक आप जा सकते हो, नॉट मोर देन 50 ml. और अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू नोटिफाई द सर्जन इफ ऑब्स्ट्रक्शन डज नॉट रिलीव येट. गॉट इट? Okay. Discontinue the CBI and urinary catheter as prescribed, usually 24 to 48 hours after surgery. Yes. सर्जरी के 24 या 48 घंटे बाद सीबीआई बंद किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन. सीबीआई बंद कर देंगे. अब पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज अब तक ब्लीडिंग भी बंद हो गया होगा. एंड नाउ वी विल रिमूव द यूरिनरी कैथेटर. उसकी डिपेंड होगा कि अगर पेशेंट को अभी सपोर्ट जरूरत है कैथेटर की या नहीं है, बट एज प्रिस्क्राइब हमें डिसकंटिन्यू करना होता है, क्लेम कर देना होता है. इन शॉर्ट, monitor for continence and urinary retention when the catheter is removed. Inform the client that some burning, frequency and dribbling may occur after catheter removal. Yes, अगर हमने कैथेटर रिमूव कर दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन
तो फिर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें देखना है कि पेशेंट को कॉन्टिनेंस तो नहीं हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस लाइक यूरिन लीक तो नहीं हो रहा है, यूरिन रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, जब कैथेटर रिमूव कर दिया है तो दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि रिमूवल के बाद थोड़ा बर्निंग होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी एंड ड्रिबलिंग होगा, दिस इज completely normal. Inform the client that they should be avoiding 150 to 200 ml of clear yellow urine every 3 to 4 hours by 3 days after surgery. Yes, 3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आप by 3 days after surgery पेशेंट कैसा अवॉइड करना चाहिए? क्लियर येलो यूरिन होना चाहिए, एवरी 3 to 4 आवर यूरिन होना चाहिए एंड हर यूरिन 150 to 200 ml का होना चाहिए। सो ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। 3 दिन बाद पेशेंट का यूरिन कलर भी नॉर्मल होना चाहिए, हर 3 से 4 घंटे पेशेंट यूरिन करना भी चाहिए एंड इतना अमाउंट ऑफ यूरिन होना चाहिए। Inform the client that they may pass small clots and tissue debris for several days. पेशेंट को ये भी इन्फॉर्म करना है कि कुछ दिनों तक आपका यूरिन में थोड़े थोड़े क्लॉट्स होंगे, डेब्रीज होगी और वो थोड़े दिनों तक, सेवरल डेज तक ये चीजें चालू रहेगी, बट दिस इज नॉर्मल। Teach the client to avoid heavy lifting, stressful exercise, driving, the Valsalva maneuver, and sexual intercourse for 2 to 6 weeks to prevent strain, and call the surgeon if bleeding occurs or if there is a decreasing urinary stream. Yes, पेशेंट को बोलना है घर पे हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, कोई भी स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं करनी है, ड्राइविंग नहीं करना है, वेल्सल्वा मैन्यूवर नहीं करना है। वेल्सल्वा मैन्यूवर क्या है, उससे क्या होता है? चलो, एनी आइडिया, किसी को पता है वेल्सल्वा मैन्युअल क्या है, उससे क्या होगा? ओल्ड स्टूडेंट्स, एनी आइडिया, पता है किसी को? ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है। व्हाट इज वेल्सल्वा मैन्युअल? ओके, वेल्सल्वा मैन्युअल जब पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम ये वेल्सल्वा मैन्युअर परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज है वेल्सल्वा मैन्युअर परफॉर्म करने के लिए, बट एक कॉमन वे है जो सब जगह पर करते हैं। पेशेंट को एक एम्प्टी बैग में फोर्सफुली ब्लो करने के लिए बोलेंगे, लाइक बलून हम फुलाते हैं तो कैसा ब्लो करते हैं, वैसा फोर्सफुली पेशेंट ब्लो करेगा एंड इमीडिएटली पेशेंट को सुपाइन पोजिशन दे देंगे। तो इससे होगा क्या, वेल्सल्वा मैन्युअर से पेशेंट का हार्ट रेट भी डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। बट ये पेशेंट नॉर्मली, अगर पेशेंट बलून फुला रहा है, पेशेंट फोर्सफुली ब्लो कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि जिसमें ब्लो करने की जरूरत पड़े, तो आपने आपने भी नोटिस किया होगा कि बलून कंटिन्यूअसली बलून फुलाने के बाद या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब हम छोटे थे तब ऐसी पेंटिंग आती थी कि ब्लो करके पेंट करना होता था। सो ऐसा करने के बाद हमें ऐसा थोड़ा डीजी फील होता है, क्यों? बिकॉज सडनली हमारी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया है। सो पेशेंट को बोलना है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे कि जिससे वेल्सल्वा मैन्युअर लाइक हो सके, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सके। अंडरस्टूड? यस और नो? हाँ, फिर पेशेंट को बोलना है पेशेंट हैज टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 to 6 वीक टू प्रिवेंट द स्ट्रेन। एंड अगर ब्लीडिंग हो रहा है या यूरिनरी जो फ्लो है, स्ट्रीम है, वो कम हो गई है, सो इमीडिएटली उसको कॉल करना है, पीएचसीपी को, सर्जन को कॉल करके इन्फॉर्म करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ड्रिंक 2.4 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड ईच डे, प्रीफरेबली बिफोर 8 PM टू अवॉइड नॉक्चुरिया। यस, पेशेंट को बोलना है कि पानी ज्यादा पिए, एटलीस्ट 2.4 to 3 लीटर जितना पानी पिए हर रोज, बट 8 बजे से पहले पी ले सब पानी, बिकॉज अगर लेट ज्यादा पिएगा तो फिर नॉक्चुरिया होगा। व्हाट इज नॉक्चुरिया? व्हाट इज नॉक्चुरिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉक्चुरिया? यूरिनेशन इन नाइट टाइम। यस, यूरिनेशन इन द नाइट टाइम। जिसको भी नहीं पता है प्लीज राइट इट डाउन। Instruct the client to avoid alcohol, caffeinated beverages and spicy food and overstimulation of bladder. सबको पेशेंट को बोलना है कि अल्कोहल नहीं लेना है, कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं लेनी है जिसमें टी कॉफी सब आ गया,
एनर्जी ड्रिंक्स भी आ गए, स्पाइसी फूड भी नहीं लेना है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे ब्लैडर एक्सेसिवली स्टिमुलेट हो, लाइक डार्क चॉकलेट्स और वो सब खाने से भी ब्लैडर स्टिमुलेशन होता है कैफीन की वजह से, और ये सारी वजह से ब्लैडर स्टिमुलेशन होता है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट इफ द यूरिन बिकम्स ब्लडी to rest the to rest and increase the fluid intake, and if bleeding does not subside notify the surgeon. Yes, पेशेंट को बोलना है कि घर जाके अगर यूरिन एकदम ब्लडी हो जाता है तो आपको करना क्या है, पहले तो रेस्ट कर लेना है, पहले सो जाना है, लाइक यू हैव टू लाई डाउन। फिर पानी का इंटेक बढ़ा देना है, देन यू हैव टू सी कि अब ब्लीडिंग कम हुआ कि नहीं। अगर अभी भी नहीं हो रहा है देन द पेशेंट हैज टू नोटिफाई द सर्जन। गॉट इट? सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी पेशेंट को भी। Okay. Now, now let's complete the post-operative intervention after suprapubic prostatectomy. अगर suprapubic prostatectomy किया है तो post-operative interventions क्या लेनी होगी? Monitor suprapubic and urinary catheter drainage. Yes. Have you ever seen suprapubic catheter? Suprapubic catheter देखा है आपने? ऑनलाइन स्टूडेंट सुप्राप्यूबिक कैथेटर देखा है कभी? यस और नो तो बोलो। नो नो। ओके, अभी नहीं देखा है बट नाम है सुप्राप्यूबिक कैथेटर, तो वो कैथेटर कहाँ पर होगा, कैसे इंसर्ट किया होगा? एब्डोमेन पर इंसिशन। हाँ, एब्डोमेन पर इंसिजन रख के एक कैथेटर होता है यूरिनरी कैथेटर, जो हम डायरेक्टली यूरेथ्रा में से इंसर्ट जस्ट अ मिनट। कैन यू सी हियर, ये जो पेशेंट है इसमें सुप्राप्यूबिक कैथेटर यूज किया है, एब्डोमेन से ही ये कैथेटर इंसर्ट किया है। तो जैसे सुप्राप्यूबिक हम इंसिजन रखते हैं वैसे ही कैथेटर वहां से इंसर्ट किया जाएगा। यू कैन सी हियर डायरेक्टली ऊपर से ही एब्डोमेन से इंसिजन रख के ब्लैडर में इंसर्ट किया है। सो जो भी सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी करते हैं उसमें दो कैथेटर होंगे, यूरिनरी कैथेटर भी होगा एंड सुप्राप्यूबिक कैथेटर भी होगा। यहाँ पर भी है, फीमेल्स में भी यूज किया जा सकता है, मेल्स में भी यूज किया जाता है। जब मेल्स में यूरिनरी कैथेटर नहीं हो पाता है, जब मेल्स में हम यूरिनरी कैथेटर करने के ट्राई कर रहे हैं बट देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर डॉक्टर सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन नॉर्मल वे में भी करते हैं, सो वो किया जा सकता है। सो वी हैव टू मॉनिटर सुप्राप्यूबिक कैथेटर ड्रेनेज एज वेल एज यूरिनरी कैथेटर ड्रेनेज, दोनों का ड्रेनेज चेक करना होगा। मॉनिटर सीबीआई, इफ प्रिस्क्राइब सीबीआई है ऑब्वियसली होगा तो वो भी मॉनिटर करना है कि बराबर तो जा रहा है, यूरिन कैसा कलर का है वो सब मॉनिटर करना है। Note that the urinary catheter will be removed 2 to 4 days post-operatively if the client has a suprapubic catheter. अगर suprapubic catheter and urinary catheter दोनों यूज किया है तो 2 से 4 दिन के बाद यूरिनरी कैथेटर रिमूव कर दिया जाएगा एंड फॉर वो यूरिन सिर्फ सुप्राप्यूबिक कैथेटर में से ही निकलेगा। If prescribed, clamp the suprapubic catheter after urinary catheter is removed and instruct the client to attempt to void. Yes, अगर ऐसा प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने बोला कि रिमूव द यूरिनरी कैथेटर, तो हमें क्या करना होगा, जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है उसको क्लैम्प कर देना है एंड फिर पेशेंट को बोलना है कि खुद से वॉइड करने का ट्राई करो। After the client has voided, assess the residual volume in the bladder by unclamping the suprapubic catheter and measuring the output. Yes, अभी पेशेंट ने आपको बोला कि अभी आपको खुद से वॉइड करना है बिकॉज हमने सुप्राप्यूबिक तो क्लैम्प करके रखा था,
अब पेशेंट वॉइड कर लेता है, वॉइडिंग के बाद हमें चेक करना है कि ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन बचा है, रेसिडुअल यूरिन कितना है। वो कैसे पता चलेगा? आप जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है उसको अनक्लैम्प करोगे और उसमें से यूरिन निकल रहा है, उसका मतलब कि ब्लैडर में अभी यूरिन था। ना निकले तो मतलब ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी है, तो वो हमें चेक करना होगा। Prepare for the removal of suprapubic catheter when the client consistently empties the bladder and the residual urine is 75 ml or less or as prescribed. Yes, एक बार पेशेंट वॉशरूम जा रहा है, पेशेंट यूरिन पास कर रहा है, बट अब कंसिस्टेंटली हर बार ब्लैडर उसका एम्प्टी हो जा रहा है, या तो उसमें सिर्फ 75 ml यूरिन बच रहा है या उससे भी कम, या तो डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया था कि इतना बचना चाहिए, इतना बचे तब आप रिमूव कर सकते हो कैथेटर। सो उतना प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूरिन बचता है, देन वी विल रिमूव द सुप्राप्यूबिक कैथेटर। बट उससे पहले रिमूव नहीं करना है। अगर 75 ml से ज्यादा यूरिन अंदर पड़ा रहता है, रेसिडुअल यूरिन बचता है, तो फिर हम सुप्राप्यूबिक अभी रिमूव नहीं कर सकते। Monitor the suprapubic incision dressing, which may become saturated with urine until the incision heals. Dressing may need to be changed frequently. Yes, suprapubic dressing है, हमने कैथेटर निकाल दिया बट अभी भी छेद तो है वहां पर, सो जब तक वो हील नहीं हो जाता वहां पर हमने जो ड्रेसिंग लगाया है वो यूरिन से गंदा होता जाएगा, तो हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। जब तक कि इंसिजन हील नहीं हो जाता वो गंदा होता ही रहेगा ड्रेसिंग, सो हमें बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। So this is a specific intervention for suprapubic prostatectomy. Next is retropubic prostatectomy. अगर retropubic prostatectomy कर रहे हैं, retropubic में क्या किया जाता था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, retropubic में क्या किया जाता था? What do you एब्डोमेन mean पर by? इंसिजन मकवाना हॉरिजॉन्टली। Okay, and another main difference, विदाउट ब्लैडर। प्लीज, हाँ इसमें ब्लैडर को हम पंचर नहीं करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। सो इसमें क्या करनी है? स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन याद रखनी है तो ये तो आप रखोगे, ये 2 पॉइंट तो याद रखने हैं, बट जनरल पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी याद रखनी होगी इसके लिए। सो नोट दैट बिकॉज द ब्लैडर इज नॉट एंटर्ड, देयर इज नो यूरिनरी ड्रेनेज ऑन द abdominal dressing. If urinary or pituitary drainage is noted on the dressing, notify the surgeon. हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। बिकॉज इसमें हमने ब्लैडर को पंचर नहीं किया था, तो जो हमने एब्डोमेन ड्रेसिंग किया है वहां पर कोई भी टाइप का यूरिनरी ड्रेनेज नहीं होगा। अगर यूरिनरी ड्रेनेज एंड प्लूरल ड्रेनेज निकल रहा है, देन दिस इज नॉट गुड एंड वी हैव टू नोटिफाई द सर्जन। मॉनिटर फॉर फीवर एंड इंक्रीज पेन विच मे इंडिकेट एन इन्फेक्शन। पेशेंट को पेन हो रहा है, फीवर है, इसका मतलब कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर perineal prostatectomy. Note that the client will have an incision which may or may not have a drain. Yes, इसमें पेशेंट को इंसिजन हम पेरिनियल एरिया में रखेंगे, ड्रेन होगी भी सही, नहीं भी होगी, ड्रेन करने की जरूरत लगे तो रखी हुई होगी ड्रेन, और ना लगे तो नहीं होगी। अवॉइड द यूज ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर्स, रेक्टल ट्यूब एनीमा, बिकॉज दे मे कॉज द ट्रॉमा एंड ब्लीडिंग। बिकॉज इसमें इंसिजन हमने पेरिनियल एरिया में रखा है, सो रेक्टल थर्मोमीटर से टेम्परेचर नहीं लिख सकते, रेक्टल ट्यूब एनीमा सपोजिटरी कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब इंसर्ट करेंगे तो ट्रॉमा हो जाएगा एंड सूचर्स ब्रेक होके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस और नो? हाँ। सो आज हमने सिर्फ एक ही कैंसर देखा, प्रोस्टेट कैंसर, विच वाज सो लेंथी। ओके, सो प्रोस्टेट कैंसर मींस कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। उसका हमने असेसमेंट फाइंडिंग देखा। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस में क्या देखा? हार्मोन रिप्लेसमेंट और हार्मोन मैनिपुलेशन थेरापी देखी, कि हम एंड्रोजन सप्रेशन थेरापी दे सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, कीमोथेरापी दे सकते हैं। तो ये सारी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हुई। रेडिएशन में भी टेली ब्रेकी दोनों यूज किया जा सकता है। सर्जिकल इंटरवेंशंस में 3 चीजों की जा सकती है, एक तो प्रोस्टेक्टोमी, एक तो ऑर्किएक्टोमी एंड एक है क्रायोसर्जिकल एब्लेशन। ऑर्किएक्टोमी क्यों किया जाता है? वी डोंट वांट कि टेस्टोस्टेरोन फर्दर रिलीज हो, इसीलिए हम ऑर्किएक्टोमी करते हैं। प्रोस्टेक्टोमी ऑब्वियसली कि प्रोस्टेट का कैंसर है तो प्रोस्टेक्टोमी तो होगा, बट उसमें रेडिकल भी किया जा सकता है, पार्शियल, कोई भी प्रोस्टेक्टोमी इन शॉर्ट करनी है। एंड क्रायोसर्जिकल में क्या होगा?
वी आर फ्रीजिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो डेड टिश्यू, जो कैंसरियस टिश्यू है उसको फ्रीज करके उसको खत्म कर देंगे। अभी प्रोस्टेक्टोमी भी बहुत टाइप्स की है, 4 टाइप की प्रोस्टेक्टोमी है, ट्रांसयूरेथ्रल, रेट्रोप्यूबिक, सुप्राप्यूबिक एंड पेरिनियल। ट्रांसयूरेथ्रल में क्या होगा, हम यूरेथ्रा में से एक प्रोब इंसर्ट करेंगे, रिसेक्टोस्कोप जिसको बोलते हैं, और उससे हम जो प्रोस्टेट है उसको रिमूव कर देंगे। इसमें कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन होगा, हेमरेज होगा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में हम एब्डोमेन पर एक वर्टिकल इंसिजन रखेंगे एंड एब्डोमेन पर भी इंसिजन रखेंगे, ब्लैडर पर भी इंसिजन रखेंगे, एंड देन वी आर रिमूविंग द प्रोस्टेट। इसमें सीवियर हेमरेज होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सीबीआई तो ऑब्वियसली होगा इसमें भी। फिर रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में एब्डोमेन पर नीचे की साइड, लो एब्डोमेन पर एकदम लोअर, नीचे, बहुत नीचे हॉरिजॉन्टल इंसिजन रखा जाता है, और उसमें ब्लैडर इंसिजन नहीं किया जाता, इसमें ब्लैडर को हम पंचर नहीं करते, तो इसमें ब्लीडिंग कम होगा। सो सीबीआई यूज करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, सीबीआई मे बी यूज। ओके, देन पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी में हम पेरिनियल एरिया में स्क्रोटम एंड एनस के बीच में इंसिजन रखते हैं, और इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है। इसमें सारे प्रोस्टेक्टोमी में पेशेंट को स्टेरिलिटी तो होगी, बिकॉज वी आर रिमूविंग द प्रोस्टेट एज वेल एज सेमिनल वेसिकल, सो स्टेरिलिटी तो होगी ही। फिर हमने जनरल पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि जब भी कोई भी टाइप की प्रोस्टेक्टोमी यूज करो चारों में से, तो जनरल पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या लेने हैं, व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? What is this really important point? ટ્રાન્સયુરેથ્રલ રિસેક્શન સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે। ओके, और क्या हो सकता है? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वाटर सीवियर इंटॉक्स हाइपोनाइट्रेमिया इन शॉर्ट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन की वजह से, अगर फ्लो रेट ज्यादा रखा होगा, लाइक प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन आपने गलत सॉल्यूशन यूज किया है, इरिगेशन का रेट हमने ज्यादा कर दिया है, सो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से हमारी बॉडी, ब्लैडर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, एंड फिर डाइल्यूशनल और सीवियर हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, या तो TURS हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये हुआ है? हाउ यू विल आइडेंटिफाई? हाँ, तो क्या होगा? કન્ફ્યુઝન હશે, બીપી ઇન્ક્રીઝ થશે, બ્રેડિકાર્ડિયા, સેરેબ્રલ એડિમા, બીપી यस, ઇન્ક્રીઝ, सीजर ब्रीदिंग साइज। लाइक्सिटी, हाँ, ये सारे उसके साइंस है जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को TURS हुआ है या तो सीवियर हाइपोनेट्रेमिया हो गया है, जिसकी वजह से ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिले, और उसको हम सिंड्रोम बोलेंगे। सो TURS सिंड्रोम हो गया है। फिर हमने सीबीआई देखा, सीबीआई क्या है, कैसे किया जाता है, उसकी इंटरवेंशन देखी, कितना आइडियल फ्लो रेट होता है। सो 40 ड्रॉप्स पर मिनट हम रखना होता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, यूरिन ब्राइट रेड है, तो हम इरिगेशन इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Can we increase the irrigation rate if there is a bright red urine यस। और क्लॉट्स भी ज्यादा है? हाँ, तब इंक्रीज करना है। बट इंक्रीज करके छोड़ा तो छोड़ नहीं देना है, देखना है कि अब कम हुआ। जैसे ही ब्लाइट रेड ड्रेनेज कम हो जाता है, फिर से उसको जितना डॉक्टर ने बोला था उतने पर ला देना है, डिक्रीज कर देना है। फिर जब भी क्लॉट हो जाती है, चलो आपको लगा कि यू कैथेटर क्लॉट हो गया है, तो व्हाट यू विल डू? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? कैथेटर स्टॉप ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लश करवाने। ओके, स्टॉप द सीवीए एंड देन वी हैव टू डू द फ्लश। कितना कर सकते हो मैक्सिमम? 30 to 15 ml NS। यस, 30 to 50 ml। ऑब्स्ट्रक्शन अभी भी रिलीव नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? और 10 ml करोगे? नो। नो, तो क्या करोगे? नोटिफाई द PHCP और सर्जन। सो नोटिफाई करना होगा, बट उससे ज्यादा हम इरिगेशन नहीं कर सकते। सो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, वो याद रखना है। फिर सुप्राप्यूबिक, स्पेसिफिकली सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी करे
तो क्या इंटरवेंशन लेनी है पोस्ट ऑपरेटिव वो हमने देखा। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में यूरिनरी कैथेटर के साथ साथ सुप्राप्यूबिक कैथेटर भी होगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी भी हमने देखा, उसमें क्या करना होता है। एंड पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी में पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिफिक, वो तो कॉमन तो होगी बट ये उसकी स्पेसियल है, तो उसकी भी इंटरवेंशन देखिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। Okay. Then be ready for the test on this Saturday. फर्स्ट इंटीग्यूमेटल सिस्टम एंड ऑन्कोलॉजिकल चैप्टर है, वो दोनों का टेस्ट होगा ये सैटरडे। 85 क्वेश्चंस ही होंगे बट ये दोनों चैप्टर में से आएंगे। ओके, Okay. या सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.